यस सर। हो गया ना? ओके सर, ठीक है। अच्छा देखो सर, आज सबसे पहले तो गुड इवनिंग फिर से सभी को। जीएसटी क्लास है तो जीएसटी पढ़ेंगे। अच्छा, जिन लोगों का बेसिक ऑफ जीएसटी मिस है, लाइक मुझे पता है, लाइक जियाउल को बेसिक्स ऑफ जीएसटी करना पड़ेगा, प्रियाक्षी को करना पड़ेगा स्पेशली, ठीक है। तो सर आप लोगों में बेसिक्स ऑफ जीएसटी और इससे पहले जो भी जीएसटी रिलेटेड क्लासेस हुआ है मैं अभी आप लोगों को शेयर कर लूँगा, ठीक है। और फिर बाद में जब वो टॉपिक फिर से मैं लाइव में कराऊंगा आप फिर से कर लेना, ठीक है। तो एक बार अभी घर में आराम से देख लेना और फिर से लाइव में फिर से कर लेना। तो ठीक है, आज की क्लास में प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज ऐसे टॉपिक में, बिकॉज ये एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और टॉपिक का नाम है सर, लेकिन फिर भी बोलूंगा कि आप लोग घर में जरूर जो क्लासेस में शेयर करूंगा, बेसिक्स, चार्ज ऑफ जीएसटी, सप्लाई अंडर जीएसटी, ये सभी चीजें आप लोग जरूर पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने जिन लोगों का भी पुराना क्लासेस मिस है सभी के लिए बोल रहा हूँ कि बेसिक्स अगर छूट गया है या नहीं हो पाया है तो प्लीज आप लोग, मैं शेयर करूंगा तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है ना सर जीएसटी में, ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और ये टॉपिक का नाम है सर, नाम से पहले एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा सरकास्टिक वे में पूछूंगा, बट मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों के मन में क्या चलता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जस्ट एक सिंपल सा सवाल है आप सबके लिए कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को पूछा जाए, अगर थोड़ा भगवान अल्लाह गॉड को थोड़ा साइड में रखते हैं, हाँ सर, मतलब इसलिए क्योंकि एक सवाल जो करूंगा उसी रिलेटेड है। मतलब इस दुनिया में सबसे पावरफुल क्या है, अगर मैं थोड़ा हिंदी में बोलूँ तो जगत में सबसे ताकतवर कौन है, इस पूरा दुनिया में सबसे ताकतवर जिसको मनी। हराना बहुत मुश्किल है, हाँ? मनी। पैसा। जगत में सबसे ताकतवर पैसा। अच्छा, बाकी और भी कोई ओपिनियंस बताओ सर, अपना अपना जो भी मन में है। किसी ने बोला पैसा, मुझे सुनने को मिला पैसा सबसे सबसे पावरफुल है, मनी। और कोई? सर नॉलेज। सबसे पावरफुल है नॉलेज। अच्छा, बाकी और बताओ सर, फटाफट बताओ जो भी मन में है, ज्यादा सोचो मत, बोलो। लॉ। लॉ, नियम। अच्छा, सबसे पावरफुल है लॉ। और बताओ, और कोई सर? স্যার আমার মতে সবথেকে পাওয়ারফুল মানুষ নিজেই। सबसे पावरफुल ह्यूमन बीइंग, ओके। बाकी और कोई? बोलो ना सर, बोलो जो मन में है बोलो। सबसे पावरफुल क्या है दुनिया में? अब भगवान अल्लाह का नाम ले सकते हो बट उनको थोड़ा साइड में रख के बात करना, मतलब अल्लाह, भगवान, गॉड, जो भी सुप्रीम पावर है, इनको थोड़ा साइड में रखो, ठीक है। मतलब इनका नाम छोड़ के, मतलब एक्चुअली रिलेटेड टू जो भी दुनिया में है सभी तो इन्हीं का बना हुआ है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। लेकिन जस्ट उसको छोड़ के ऐसे आप लोगों ने अपना अपना जवाब दिया, और किसी का कोई कहना है सर? मनी, नॉलेज, लॉ, ह्यूमन बीइंग, और कोई कुछ कहना चाहते हो? सबसे ताकतवर दुनिया में जिसको हराना नामुमकिन है। सर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, ओके, थोड़ा डिफरेंट आंसर मिला। ठीक है सर, ये सब बात क्यों कर रहे हैं, आपके मन में चल रहा है ना सर कि ये सरकास्टिक वे में बात समझ में नहीं आ रहा है सर, सीधी सीधी बोलो क्या कहना चाहते हो। सर एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं है, लॉ, जीएसटी लॉ पढ़ना है तो ज्यादा सरकजम का तो कोई मतलब नहीं है ना। तो सरकास्टिक करके फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई फिलोसॉफी क्लास तो करेंगे नहीं कि फिलोसॉफी क्लास में इस तरह का बातें चलता है, ठीक है। तो फिलोसॉफी तो है नहीं, सिंपल जीएसटी लॉ है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो एक्चुअली टॉपिक है आज टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसीलिए मैं पूछ रहा था आपसे कि एक्चुअली एक बहुत फेमस वर्ड है सर, जगत में सबसे बलवान है सर समय, ठीक है, जिसको हराना नामुमकिन है सर। ऐसे आप लोगों का जवाब जो है, हाँ क्या बोला सर? আমি টাইম বলেছিলাম। বলেছিলি আমি শুনতে পাইনি। सबसे जगत में सबसे बलवान, ठीक है, समय है सर, समय, टाइम, ठीक है। मतलब ऐसे अगर नील ने बोला था तो वेरी गुड नील, बट बाकी सबका जवाब भी अपने अपने जगह में ठीक है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि सर मेरा वाला गलत क्यों है। गलत सही का बात है ही नहीं। जस्ट सोचो कि समय को कौन हरा सकता है, और ऐसे बोलते हैं ना, समय हर चीज को ठीक भी कर देता है और समय हर चीज का बदला भी ले लेता है, ठीक है। अगर कुछ भी पहले गलत हुआ है उसका बदले लेने के लिए भी समय है, अगर पहले कुछ चीज खराब हुआ है तो उसको ठीक करने वाला भी समय है। और अगर आप समय के साथ रेस करोगे तो
हमेशा मुश्किल में ही रहोगे, क्योंकि समय तो अभी देखो ना 2 मिनट बात कर लिए समय निकल गया। अब पाके दिखाओ समय को, जो चला गया वो उसको कैसे लाओगे। ऐसे आजकल साइंस थोड़ा कोशिश कर रहा है कि वो पुराने मतलब समय में जाके समय को बदल सकने का कोशिश कर रहा है। ऐसे पॉसिबल है क्या? ऐसे आइंस्टाइन का एक थ्योरी है टाइम ट्रैवल बोल के, अगर आप लोग कभी सुने हो तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सर, टाइम ट्रैवल। आप लोग पढ़े हो कभी आइंस्टाइन का ये थ्योरी टाइम ट्रैवल के ऊपर? बड़ा गजब कॉन्सेप्ट है सर, कि हम लोग मतलब समय के वापस जा सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम मतलब उस समय में क्या हुआ था हम लोग देख सकते हैं। जिस तरह का थोड़ा बहुत वो शायद कोई मिल गया वगैरह में दिखा भी है। इसके ऊपर एक रिसेंट एक मूवी हुआ है जेल 50 बोल के, एक वेब सीरीज है, आप लोग देख सकते हो। इट्स अ साइंस थ्रिलर, नॉट वेरी पॉपुलर। किसमें है? आई थिंक Amazon प्राइम में है, जेल 50। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हो सर, टाइम ट्रैवल के ऊपर है। ठीक है, तो मैं एक्चुअली आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जीएसटी आज जो पढ़ेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? टाइम। ठीक है, मतलब जीएसटी जो सरकार के घर में जमा होगा, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके लिए समय निर्धारित करता है। लेकिन क्या कोई पर्टिकुलर टाइम का कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं सर, ऐसे तो डेट है, रिटर्न फाइलिंग का डेट है, बट जीएसटी किस पॉइंट पे लगाएगा, इसको लेके ना कुछ कंफ्यूजन है। मतलब जीएसटी तो सरकार हमसे लेता है, यू ऑल नो दैट। ऐसे तो कितना तरह का जीएसटी है सर, बेसिक्स ऑफ जीएसटी जिन लोगों ने करके रखा दे ऑल नो, जिन्होंने नहीं किया वो भी जानते हैं सर। कैसे? बिकॉज जीएसटी हमारे साथ डे टू डे लाइफ में जुड़ा हुआ है। कितना तरह का जीएसटी है, जल्दी बोलो, जल्दी सर। 3 टाइप्स। हाँ, 3 टाइप्स या 4 टाइप्स? 3 टाइप्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, है ना, और आईजी। आईजीएसटी, और एक होता है सर ऐसे, और एक जो होता है उसका नाम ही है। हाँ बोलो। यूटीजीएसटी समथिंग यूटीजीएसटी, यस सर, यूनियन टेरिटरी। हाँ, मतलब एक्चुअली यूटीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट। यूनियन टेरिटरी होगा तो वहां पर यूटीजीएसटी लगता है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट मतलब स्टेट है तो उसमें एसजीएसटी लगता है। ये सारा का सारा बात ना बेसिक्स ऑफ जीएसटी के अंदर ना भरपूर डिस्कस किया गया है। जरूर देखिए सर बेसिक्स ऑफ जीएसटी का क्लास, और बाद में फिर से जब मैं इंट्रोडक्शन लाइव कराऊंगा फिर से आप लोग कर लीजिएगा एक बार रिवाइज के टाइम पे। तो कहना क्या है सर, ये जो एसजीएसटी, आईजीएसटी, अच्छा ये एसजीएसटी सीजीएसटी का क्या खेल है? आप लोग कोई भी जीएसटी बिल देखना, आप लोग ऑनलाइन में सामान मंगवाते हो, हाँ, या फिर किसी दुकान में जाके प्रोडक्ट खरीदते हो। स्पेशली अगर ऑनलाइन में तो आजकल आप सभी कोई बड़ा पॉपुलर हो, है ना, फ्लिपकार्ट अमेजन से प्रोडक्ट मंगवाते रहते हो। अगर कोई दूसरा स्टेट से प्रोडक्ट आता है, ठीक है, अगर कोई दूसरा स्टेट से प्रोडक्ट आता है तो आप उसमें देखना आईजीएसटी चार्ज करते हैं। सपोज एग्जाम्पल 18% जीएसटी है, तो वो आप देखना कि उसमें आईजीएसटी 18% होगा अगर वो स्टेट चेंज करके आता है तो। और अगर सेम स्टेट से आता है, मतलब मानो कि वेस्ट बंगाल में आप हो और वेस्ट बंगाल के ही किसी दूसरे शहर से प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, तो फिर उसमें देखना सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों चार्ज करता है। ठीक है, वो 18% को तोड़ देता है 9 करके, 28 होगा तो 28% होगा तो 14 करके, 12% होगा तो 6 करके। ये तो आप लोग देखे होंगे। हाँ सर, ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, ये चीज तो आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, बोलो ना, किए हैं कि नहीं किए? यस सर। है ना, इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट सर। इसलिए मैं, जीएसटी इज वेरी कनेक्टेड विद ऑल ऑफ अस, बट जीएसटी लॉ इज नॉट वेरी कनेक्टेड विद अस। जीएसटी लॉ के साथ अडॉप्ट होने के लिए आपको सर मतलब काफी मेहनत करना होगा। ठीक है, आप जीएसटी पर मतलब जो लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो उनको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि जीएसटी के अंदर कितना सारा वेराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट है। जैसे प्रीवियसली हम लोग चर्चा कर रहे थे एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी में, और उसमें कितना सारा अलग अलग एग्जेम्पशंस का हम लोग लास्ट कम से कम 4-5 क्लासेस लिए हैं सर, एग्जेम्पशंस को बताते हुए कि डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जेम्पशंस। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सर टाइम, प्लेस एंड वैल्यू। मतलब ये जीएसटी कब चार्ज करे, जैसे मैं बोला ना आपको जगत में सबसे महान कौन है? समय। ठीक है, तो जीएसटी के लिए भी सबसे महान कौन है? समय। ठीक है, टाइम। ठीक है, टाइम, प्लेस एंड वैल्यू। ठीक है, तो पहले टाइम प्लेस को भी समझेंगे, वैल्यू को समझेंगे, आज इंट्रोडक्टरी लेवल में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और फिर धीरे धीरे सर केस लॉ भी पढ़ना है, एग्जाम्पल सॉल्व करना है, मतलब बेसिकली क्वेश्चन आंसर, मतलब जो रियल लाइफ में होता है उसके बेसिस में। काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा क्रिटिकल है सर। क्रिटिकल क्यों? क्योंकि सर डेट का इशू है ना। कई बार जैसे आप लोग इनकम टैक्स में देखना, रेसिडेंशियल स्टेटस वगैरह में डेट बड़ा कंफ्यूज होता है लोगों के, सभी के।
कैलेंडर डेट बहुत लोगों के लिए ना कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना, दिमाग से बाहर निकल जाता है, भाई लगता है ये होगा लेकिन हो जाता है दूसरा कुछ। तो डेट का इश्यू है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ फील हो सकता है। अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज इजी चैप्टर है सर, ठीक है। ये टाइम प्लेस एंड वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है इट्स नॉट वेरी टफ, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर धीरे धीरे आगे आगे बात करेंगे, ठीक है, जो भी इसके अंदर केस लॉस एग्जांपल्स एवरीथिंग, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में कर सकता है, सब कुछ बात करते हुए जाएंगे, ठीक है सर। ऐसे आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर, प्लीज बताओ एक बार। Yes, sir. ओके सर। तो टाइम प्लेस एंड वैल्यू, ठीक है, ये तीन कॉन्सेप्ट आज मैं आपसे बात करूंगा। ऐसे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत छोटा कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं, ठीक है, लेकिन आज मैं आपको ओवरव्यू के हिसाब से बात करूंगा, ठीक है। ये जो टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, इस पे काफी डिटेल सारा बात करना है आपसे, ठीक है। एक एक टॉपिक वाइज बात करना है, एक एक कॉन्सेप्ट वाइज बात करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट सर सेक्शन वाइज बात करना है, ठीक है। जैसे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12 ऑफ सीजीएसटी, मतलब जीएसटी एक्ट के अंदर, सीजीएसटी एक्ट के अंदर बोला गया है, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उसके बारे में भी एक्ट के अंदर बोला गया है। तो ये अलग अलग एक्ट वाइज भी बात करना होगा, लेकिन एक्ट में जाने से पहले कॉन्सेप्ट एक बार क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, तो उसी में मैं थोड़ा बात करूंगा आपसे, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जीएसटी इज वेरी क्या बताऊं सर आपको, मतलब बहुत ही पॉपुलर एक टॉपिक है, मतलब ऐसे एक सब्जेक्ट है आज के डेट में, गवर्नमेंट पागल हो रहा है सर। हाँ, अब आपको बता दूं, एक आर्टिकल है, मैं अभी जस्ट रीड कर रहा था, आप लोगों को भी शेयर कर लूंगा मैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या नाम है, द ग्रेट जीएसटी क्रूसेड, आप देख रहे हैं सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, ठीक है। द ग्रेट जीएसटी क्रूसेड, ठीक है। तो ये क्रूसेड का मतलब जानते हो आप लोग, क्रूसेड का मतलब जानते हो, क्रूसेड क्या होता है? सर लैटिन फ्रेज सर, क्रूसेड जो वर्ड है ये लैटिन है, बचपन में आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, क्रूसेड, क्रूसेड युद्ध ऐसा करके सुने होंगे, ठीक है, मतलब बेसिकली आंदोलन ठीक है। तो गवर्नमेंट आजकल जीएसटी के लिए ना क्रूसेड कर रहा है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। हाँ सर, गवर्नमेंट को हर चीज से पैसा चाहिए। हाँ सर, क्या करे, वो बिना पैसा का इतना बड़ा कंट्री को रन कैसे करेगा, ठीक है। तो रिसेंटली एक रिसेंट स्टैटिस्टिक्स इसी के अंदर आपको मिलेगा, द गवर्नमेंट सेड दैट it had netted close to 1.15 lakh crore in GST during December 2020। दिसंबर 2020 के दौरान गवर्नमेंट को करीब, सिर्फ दिसंबर में गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 1.15 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ। दैट्स नेवर हैपेंड बिफोर, इससे पहले 1 लाख करोड़ नहीं आया था, उससे नीचे ही था। It's new record for GST Council, and while the jump has been primarily attributed to an increase in business activity, festive season sales, and many experts also contended that the government crusade against tax evaders, जो लोग टैक्स छुपाते थे, उनको पकड़ पकड़ के बाहर निकल रहा है, and has the borne fruit, उसी कारण गवर्नमेंट को इतना कलेक्शन हो रहा है। The government has initiated action against some 7,000 offenders and arrested 187 individuals in the past weeks। इवन आज भी एक खबर देखा, ठीक है, आज का भी एक न्यूज है, ये जीएसटी फ्रॉड किया है, आप लोगों ने देखा सर? हाँ, ये एकदम आज का न्यूज है, ताजा खबर, जीएसटी फ्रॉड, आज का ताजा खबर देखा आप लोगों ने? हाँ, ये देखो, आज ही देखा मैंने, 347 करोड़ नहीं, जीएसटी में कुछ अकाउंट्स में कुछ 1,000 करोड़ के आसपास का कुछ फ्रॉड है, ये आज का ही खबर था सर, मैं सुबह सुबह ही देख रहा था, ठीक है। और अकाउंट्स में हेराफेरी किया था, बेसिकली फ्रॉड कंपनी बनाया था और अकाउंट्स में हेराफेरी करके कर रहा था, आज का खबर है। ये तो थोड़ा पुराना दिख रहा है मुझे, ऐसे बहुत सारा चल रहा है, गवर्नमेंट का क्रूसेड चल रहा है। मैं आपको बोला ना कि जीएसटी इवेशन ऑफ 40,000 करोड़ डिटेक्टेड फ्रॉम फेक इनवॉइसिंग, ठीक है, फेक इनवॉइस बना लेते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का खबर है, आप लोग भी ये सब चीज ट्रैक कर सकते हो। तो मतलब सर आप समझ सकते हो कि जीएसटी हमारे डे टू डे लाइफ के साथ बहुत जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है, और गवर्नमेंट इसको लेके काफी कंसर्न है सर, काफी कंसर्न है, इसीलिए आजकल जीएसटी रिलेटेड कोर्स का भी बहुत डिमांड है, और जीएसटी का नॉलेज जिसके पास है वो काफी अच्छा, मतलब सिचुएशंस में रहेगा, है ना सर? क्योंकि अगर आपके पास जीएसटी का डिटेल्स नॉलेज हो तो आप किसी भी प्रॉब्लम को समझ सकते हो, है ना। क्योंकि ये गवर्नमेंट का क्या है, ये गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन, ठीक है। गवर्नमेंट जैसे इनकम टैक्स में कमाते हैं, वैसा गवर्नमेंट जीएसटी से भी कमाते हैं। इवन सबसे ज्यादा आजकल तो जीएसटी से ही कमा रहा है सर, सबसे ज्यादा। कुछ कहना चाहते हो क्या कोई? ऐसा लगा मुझे। ओके सर, अगर कुछ सवाल है तो कर सकते हो।
तो जीएसटी से ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे लेटेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट साइड से लिया गया 6.1 ट्रिलियन के आसपास का गवर्नमेंट जीएसटी से लास्ट ईयर कमाया था सर, ठीक है। 6.1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे एस्टिमेटेड था 1920 का, तो उस टाइम पे ये अभी इससे ज्यादा हो गया, अभी इससे और ज्यादा हो गया। मतलब अभी तो मैं आपको 2020 का दिखाया जिसमें गवर्नमेंट ने 2020 के दिसंबर में ही 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गया था, अभी तो और ज्यादा होगा लेटेस्ट न्यूज में, ठीक है। तो लेकिन ये गवर्नमेंट ये सब कलेक्शंस पे इतना ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहा है? बिकॉज गवर्नमेंट नीड मनी, और गवर्नमेंट को इतना बड़ा कंट्री को चलाने के लिए बहुत सारे सोर्स से पैसा चाहिए। जैसे हम लोगों को फैमिली को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, वैसे गवर्नमेंट को भी इतना बड़ा भारत को चलाने के लिए पैसा का जरूरत है। इसमें तो कोई मतलब सेकेंड ओपिनियन होना ही नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को बहुत पैसा चाहिए, है ना सर? आप लोग क्या बोलते हो, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? आप लोगों का राय क्या है, बोलो सर। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या यस बोलते सर। हो? यस ना? तो एग्जैक्टली तो चलो सर, तो ये टाइम वैल्यू एंड प्लेस के ऊपर पूरा फोकस बढ़ाते हैं और फटाफट समझ लेते हैं ये टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। मतलब एक्चुअली एक टॉपिक आता है सर, सप्लाई अंडर जीएसटी बोल के। तो सप्लाई अंडर जीएसटी में एक सिंपल चीज सिखाया जाता है, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो भी एक चैप्टर वाइज भी इसके अंदर बोला जाता है जीएसटी के अंदर। सर जी सप्लाई का मतलब होता है कि जीएसटी एक सप्लाई ओरिएंटेड टॉपिक है, ठीक है। मतलब एक सेलर एक बायर, ठीक है। तो सेलर, यहाँ पर सेलर और बायर में सप्लायर कौन है? हाँ सर, सेलर एंड बायर पे सप्लायर कौन है? प्लीज टेल मी। ऑब्वियसली सेलर ना सर, सेलर। तो सेलर जो है वो जब सप्लाई करेगा तो ये सप्लाई अंडर जीएसटी का टॉपिक के अंदर ना आपको ये समझ आएगा कि आखिर जीएसटी लॉ सप्लाई किसको किसको मानता है। सर हर एक सेल को सप्लाई नहीं माना जाता, हर एक ट्रांजैक्शंस को सप्लाई नहीं माना जाता। तो सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर के अंदर डिस्कशन ये होता है कि किस किस सप्लाई को, मतलब किस किस ट्रांजैक्शंस को हम लोग सप्लाई मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। नेगेटिव सप्लाई का भी एक लिस्ट है जिसको देखने में तो लगता है सप्लाई, बट वो सप्लाई है नहीं। बट यहाँ पर आपको ये चिंता करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में सप्लाई जो है उसी का वैल्यू करेंगे, ठीक है। वैल्यू मतलब जिससे गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्शन होता है। तो ये सारा चीज आपको मैं धीरे धीरे बताता हूँ। देखो सुनने में बड़ा सिंपल लगता है टाइम, बट ये टाइम निर्धारित करना जीएसटी के केस में कि किस टाइम को जीएसटी के अंदर इंक्लूड किया जाए कलेक्शंस के लिए, या सप्लायर को बोला जाए कि भाई आप इस टाइम पे टैक्स पे कर देना, ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और ये कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए जीएसटी लॉ हमें क्या सिखाते हैं, इसका बेसिक पे नजर डालते हैं। चलो आई होप थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपको कि क्यों ये सब चीजें इतना इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट क्या सोच रहा है। इसीलिए मैं इतना देर से आपको अलग अलग थोड़ा बहुत जीएसटी रिलेटेड बातें कर रहा था। तो अंडर जीएसटी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस कैन बी चार्ज्ड इन द इनवॉइस। ऐसे आप लोगों को पता है नॉर्मली 3, कई बार एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी ऑल्टरनेटिव वे में देखते हो आप लोग, अगर आप यूनियन टेरिटरी में हो तो। अदरवाइज जिन्होंने भी सोचते हो 3, तो 3 ही नॉर्मली है। तो SGST and CGST in case of an intrastate transactions and IGST in case of an interstate, ठीक है। इंट्रास्टेट एंड इंट्रास्टेट मतलब आप सब जानते हो ना सर, जब स्टेट बदल जाएगा तो इंटरस्टेट, और जब सेम स्टेट में होगा तो इंट्रास्टेट, ठीक है। इन केस ऑफ एन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शंस होता है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना सर? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, से फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल से आसाम, आसाम से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से हैदराबाद, सॉरी बैंगलोर, मतलब कर्नाटका, कर्नाटका से महाराष्ट्र। हम लोग कहाँ कहाँ नहीं जा सकते गुड्स लेके। तो जब स्टेट बदल जाता है तो उसको हम लोग क्या जानते हैं सर? स्टेट बदल रहा है। से फॉर एग्जांपल आप इंडिया मैप के अंदर देखो एक बार, ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बट फिर भी ये कॉन्सेप्ट बार बार आता है। तमिलनाडु केरला, ठीक है, स्टेट बदल गया। वेस्ट बंगाल झारखंड, स्टेट बदल गया। वेस्ट बंगाल बिहार, स्टेट बदल गया। तो जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट ट्रांसफर होता है तो उसको इंटर स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इंटर स्टेट। और जब विद इन द स्टेट मतलब जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग, जैसे हम लोग अभी बंगाल में है ना, मेरा क्लास अभी बंगाल से ही चल रहा है, आप लोग भी मैक्सिमम बंगाल से हो, कोई कोई बाहर से भी ज्वाइन कर रहा है। तो क्वेश्चन है कि ये जो बंगाल के अंदर अगर मैं बात करूं, से फॉर एग्जांपल यू आर इन कोलकाता
और आप कोई प्रोडक्ट बर्धमान से मंगवा रहे हो, ठीक है, या बर्धमान से बहरमपुर, ठीक है, बहरमपुर मुर्शिदाबाद, ठीक है, फिर यहाँ से मालदा, ठीक है, या फिर मालदा से खड़गपुर, खड़गपुर से दीघा, डिफरेंट एरिया इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो ये हो जाता है इंट्रा स्टेट। अब सवाल क्या है सर, जब स्टेट बदले तो उसमें लगता है आईजीएसटी, और जब एक स्टेट के अंदर हो तो उसमें लगता है एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। अब इस पे ये जो सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों लगता है, इसके बारे में लॉ डिटेल्स में क्या बोलते हैं, ये सब चीज सर बेसिक्स ऑफ जीएसटी के अंदर डिस्कशंस होता है, ठीक है। तो आप लोग फिर से एक बार बेसिक्स देख लीजिएगा तो रिकॉल भी हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं किया वो एकदम अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है, फिर बाद में मैं लाइव क्लास में फिर से बताऊंगा। ओके, अभी पॉइंट पे फोकस करते हैं सर कि ये एसजीएसटी चार्ज करेगा, सीजीएसटी चार्ज करेगा या आईजीएसटी चार्ज करेगा, कुछ भी चार्ज करे, ठीक है, लेकिन उसका एक टाइम तो होना चाहिए। थिंक अबाउट एन ऑनलाइन ट्रेनिंग वेयर कस्टमर्स आर सिटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे आप लोग अभी कर रहे हो। अगर कोई फॉरेन से, जैसे एक बार कोई स्टूडेंट्स दुबई से ज्वाइन किया था, ठीक है, तो कोई दुबई से ज्वाइन कर सकता है, कोई इंडिया के डिफरेंट पार्ट से ज्वाइन कर सकता है, कोई वेस्ट बंगाल के अंदर से ही ज्वाइन कर सकता है, कोई मेरे घर के बगल से भी रहता है वो भी ज्वाइन कर सकता है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग वेयर कस्टमर्स आर सिटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, से इन केस होटल सर्विस, ठीक है, where the receiver may have an office in another state and may be visiting the hotel only temporarily, or where goods are sold on a train journey passing through different state। एक गुड्स एक स्टेट होके दूसरा स्टेट होके तीसरा स्टेट में पहुंच रहा है, ठीक है, तो ये एक्चुअली कहाँ सर्विस जा रहा है, मतलब सप्लाई प्रोडक्ट का कहाँ हो रहा है, क्योंकि ये तो डिफरेंट स्टेट्स होके गुजरते हैं, ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन सामने आ रहा है। टू हेल्प एड्रेस सम ऑफ दिस सिचुएशंस, आईजीएसटी एक्ट लेस डाउन सर्टेन रूल्स डिफाइन वेदर ए ट्रांजैक्शन इज इंटर और इंट्रा, ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होगा कि इंट्रा स्टेट होगा, इसके बारे में आईजीएसटी एक्ट ने सिंप्लीफिकेशन किया, लॉ में बताया। These rules are called the place of supply, मतलब इसको place of supply के अंदर बताया गया। There are some important concept, यहाँ पर कुछ important concept जो हम लोग इस particular चैप्टर के अंदर आगे आगे डिटेल्स में जानेंगे सर, जिसमें मोस्ट वाइटल कॉन्सेप्ट में से जैसे टाइम ऑफ सप्लाई, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है सर। एक आपको जानना पड़ेगा टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या फर्क है। रिवर्स चार्ज सर, इसको ना प्यार से कहते हैं आरसीएम। ये एक चैप्टर आता है सर, बेसिक्स के बाद ही कराता हूँ नॉर्मली में, चार्ज ऑफ जीएसटी, ठीक है, उसमें ये आरसीएम के बारे में डिटेल्स में बात किया गया है, बट अभी मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ ये आरसीएम कौन होते हैं, ठीक है। सर आरसीएम को क्या कहते हैं सर, किसी को पता है आरसीएम किसको बोलते हैं, बोलो, कोई तो बोलो, आरसीएम क्या होता है, कौन बोलेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, बोलो ना सर, व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, किसी को याद नहीं है। স্যার এটা জানা মতে তো এটা পেমেন্ট হয় কিছু। नहीं सर, इट्स नॉट पेमेंट लाइक, স্যার বায়ার যখন জিএসটি পে করে এটা আরসিএম রিভার্स। जब बायर करते हैं, बेसिकली आप ऐसे बोलो सबसे बेस्ट क्या है, रिसिपिएंट जब जीएसटी पे करता है तो उसको आरसीएम कहते हैं। नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है सर, नॉर्मली जीएसटी पे करना पड़ता है सप्लायर को, ये नॉर्मल केस में, मतलब नॉर्मल सिनारियो में जीएसटी पेड बाय सप्लायर है ना, जीएसटी पेड और पेएबल बाय सप्लायर, मतलब या तो पे करेगा या तो पे कर दिया या कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल केस में सप्लायर पे करते हैं। बट देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सेप्शंस, एक आधे नहीं सर, बहुत सारा एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन वो होता है जिस केस में गवर्नमेंट ना सप्लायर को जीएसटी पे करने में मना करता है, गवर्नमेंट मना करता है कि भाई सप्लायर तुम जीएसटी पे ना करो। नॉर्मली क्या है, जीएसटी पे कौन करेगा, सप्लायर करेगा, जो गुड सप्लाई कर रहा है वही जीएसटी पे करेगा, किससे लेके, रिसिपिएंट से लेके। से फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है, वाई रिसिपिएंट है, ठीक है, मतलब एक्स कोई गुड्स वाई को दे रहा है, ठीक है, एक्स कोई गुड्स वाई को ट्रांसफर कर रहा है, तो से फॉर एग्जांपल उसका दाम है 100 रुपीज, ठीक है, इसका जीएसटी है से फॉर एग्जांपल 10%, तो ये 110 रुपीज वाई से कौन कलेक्ट करेगा सर, एक्स कलेक्ट करेगा, कितना 110, इसमें से 10% क्या है, व्हाट इज द 10 रुपीज सर, 10 इज द जीएसटी, है ना, ये जो 10 रुपीज का जीएसटी है ये सप्लायर क्या करेगा, गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा,
सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी होते हैं जिसको आरसीएम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। डिटेल्स तो चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर के अंदर आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया गया है अगर आप अभी से करोगे तो पॉइंट इज दैट कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किसके लिए लगता है, रिसिपिएंट के केस में। जैसे कि नंदिनी ने बताया कि सर बायर को देना पड़ता है, वेरी गुड सर, बायर को देना पड़ता है। मतलब जो गुड्स बायर है, जो गुड्स का बायर है, जैसे कि हमारे इस केस में वाई ये 100 रुपीज तो सप्लायर को देगा लेकिन 10 रुपीज नहीं देगा। मतलब क्यों, ये जो 10 रुपीज का जीएसटी है ना, ये डायरेक्ट वाई सरकार के घर में जमा करेगा, रिसिपेंट गवर्नमेंट के घर में डायरेक्ट जमा करेगा। सर क्यों, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें गवर्नमेंट सप्लायर को ढूंढ पाना मुश्किल लगता है गवर्नमेंट को, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सॉरी जीएसटी डिपार्टमेंट मतलब सीबीआईसी डिपार्टमेंट को लगता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट को, कि सप्लायर को ढूंढना मुश्किल है। से फॉर एग्जांपल आप फॉरेनर से कोई सप्लाई मतलब प्रोडक्ट ले रहे हो, आप फॉरेनर से ले रहे हो, फॉरेनर आपको कोई सप्लाई सर्विस दे रहा है, पेमेंट आप कर रहे हो उसको, लेकिन गवर्नमेंट क्या फॉरेनर को ढूंढने जाएगा? सिंपल लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बट ये जैसे कहना चाहता हूं कि अगर फॉरेनर से कोई सर्विस आप ले रहे हो तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इनकम टैक्स जीएसटी डिपार्टमेंट फॉरेनर को ढूंढने जाएगा जीएसटी देने के लिए कि भाई सप्लायर हो मेरा कंट्री में जीएसटी पे करो? बताओ ना, क्या सेंस लगता है आप लोगों का? सेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है सर? हाँ ना बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं बताइएगा सर। यस सर। है ना, गवर्नमेंट फॉरेनर को ढूंढने नहीं जाएगा, गवर्नमेंट रिसिपेंट को बोलेगा भाई हम फॉरेनर को ढूंढने मेहनत नहीं करेंगे, आप रिसिपेंट हो, फॉरेनर से सर्विस लिए हो, आप गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा कर देना। लेकिन ऐसे जो टैक्स का कॉन्सेप्ट है इसको रिवर्स चार्ज कहते हैं सर, इसको कहते हैं रिवर्स चार्ज। बट ये एक ऐसा एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे ढेर सारा इंसिडेंट है जो चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर से लाइव में बताऊंगा या फिर अभी क्लास भी शेयर करूंगा आपसे, डबल पढ़ लीजिएगा, जीएसटी थोड़ा बहुत ट्रिकी हो जाता है सर। तो रिवर्स चार्ज कॉन्सेप्ट है। प्लेस ऑफ सप्लाई, कहां सप्लाई हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस एंड वैल्यू ऑफ सर्विस, ठीक है। लास्ट में बताएंगे सर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। तो चलो ना, ये जो कॉन्सेप्ट है तब से बोले जा रहे हैं टाइम प्लेस वैल्यू, सुन सुन के तंग हो गए ना आप लोग? चलो तंग होने की जरूरत नहीं है, आगे बताता हूं मैं आपको। जगत में सबसे महान क्या बोला सर? सबसे महान टाइम, ठीक है। जीएसटी में सबसे महान कौन? जीएसटी वो बोल रहे हैं सबसे महान समय, ठीक है। समय बहुत कीमती है जीएसटी का, मतलब जीएसटी कलेक्शन के लिए। तो देखो सप्लाई क्या होता है, सप्लाई में क्या होगा, कोई प्रोडक्ट किस टाइम पे सप्लाई हो रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दो क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए। गवर्नमेंट दो सवाल का जवाब ढूंढना चाहता है। गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को तो कलेक्ट करना है जीएसटी, है ना। तो वो दो सवाल हमेशा करता रहता है, भाई किस समय में आपने सप्लाई किया और किस वैल्यू का आपने सप्लाई किया, क्योंकि वैल्यू के बेसिस में ही आप जीएसटी पे करोगे। और एक चीज, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है। प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करता है कि वो इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है, ठीक है। कौन से स्टेट को सप्लाई स्टेट माना जाएगा, कौन से स्टेट को रिसिपेंट स्टेट माना जाएगा, सम वाइटल क्वेश्चन सामने आ जाता है सर, ठीक है। कुछ वाइटल क्वेश्चन सामने आ जाता है, जितना अंदर जाएंगे, जितना मतलब और आगे आगे बात करेंगे ना, आपको इसका डेप्थ या गहराई समझ में आएगा, ठीक है, कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया सर, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम प्लेस वैल्यू, ठीक है। 1 2 3, ये तीनों चीज समझना बहुत जरूरी है जीएसटी को समझना है तो, ठीक है। तो व्हाई आर टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है सर? सर कुछ बेसिक दिमाग से ही जवाब दे सकते हो। समय से ही तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट के घर में टैक्स कब जमा होगा, बस कॉमन सेंस लगाओ। टाइम ऑफ सप्लाई मींस द पॉइंट इन टाइम व्हेन गुड्स और सर्विस आर कंसीडर्ड सप्लाइड। किस समय में गुड्स या सर्विस सप्लाई हुआ है, मतलब बेसिकली सेल हुआ है या ट्रांसफर हुआ है, इसलिए समय बहुत बलवान हो गया ना। टाइम ऑफ सप्लाई मींस द पॉइंट इन टाइम व्हेन गुड्स और सर्विस आर कंसीडर्ड सप्लाइड। व्हेन द सेलर नोज द टाइम, जब सेलर को पता होता है, सेलर कौन? सप्लायर, ठीक है। When the seller knows the time, it helps him identify due date for payment of taxes. अगर उसको पता है कि किस समय पे उसने सप्लाई किया था
तो उसको ये भी पता हो जाएगा कि उसका टैक्स पेमेंट का टाइम क्या रहेगा, बिकॉज सेल के टाइम के ऊपर बेस करके ही किसी का मंथली टैक्स पेमेंट होता है, किसी का क्वार्टर टैक्स पेमेंट होता है, किसी का एनुअल टैक्स पेमेंट होता है। तो सेल के टाइम पे डिपेंड करता है ना कि भाई एक महीना कब होगा, क्वार्टर कब आएगा, एनुअल कब होगा, तो डिपेंड करता है। तो इट हेल्प्स हिम आइडेंटिफाई ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। प्लेस ऑफ सप्लाई is required for determining the right tax to be charged on invoice. Place of supply से क्या होता है सर, is determine the right tax to be charged on the invoice. Invoice में क्या रेट में टैक्स चार्ज करे, वो प्लेस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो इंटरस्टेट है कि इंट्रास्टेट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेदर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तभी तो बाइफर्केशन होगा, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी के केस में क्या होता है, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का कलेक्शन में जाता है, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के कलेक्शंस में जाते हैं, आईजीएसटी नॉर्मली कलेक्ट सेंट्रल करते हैं और बाद में स्टेट को रिम्बर्स भी करते हैं। सर ये सब कब बताओगे? सर एक चैप्टर आएगा आईटीसी बोल के, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको सबसे हॉट टॉपिक माना जाता है जीएसटी का, ठीक है। उस चैप्टर के अंदर मैं आपको ये आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी के बीच में क्या खिचड़ी पकता है, मतलब बेसिकली सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या लड़ाई चलता है जीएसटी को लेके, ठीक है। मतलब आप ऐसे बोलो कि उनके बीच में खिचड़ी है, इस खिचड़ी को सॉल्व करने के लिए जीएसटी आया। जीएसटी आने से पहले क्या था, वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज था, ठीक है, वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ठीक है, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, अरे सर क्या क्या नाम लू और क्या नाम ना, मतलब क्या लू और क्या नहीं, ठीक है, थक जाऊंगा बोलते बोलते। ऑलमोस्ट 7-8 टाइप्स ऑफ टैक्सेस हुआ करता था इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तो सबको सबसम किया गया। सबसम मतलब एक करके एक टैक्स में बदलाव किया गया, जिसका नाम है जीएसटी, और इसका नाम भी क्या दिया गया, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। तो ये भी बेसिक का चर्चा है, ठीक है। तो चलो अभी बेसिक में इतना बात नहीं करेंगे। तो बात समझ में आ रहा है ना सर, कि राइट टैक्स टू बी चार्ज ऑन द इनवॉइस, इनवॉइस पे क्या टैक्स चार्ज करे, इसके लिए टाइम जैसे जरूरी है, प्लेस भी जरूरी है, ठीक है। और आईजीएसटी चार्ज करे कि सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करे, उसके लिए प्लेस बहुत वाइटल हो जाता है सर। एंड तीसरा सवाल, ठीक है भाई आईजीएसटी भी चार्ज कर सकते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी भी चार्ज कर सकते हैं। नाउ बिग क्वेश्चन इज दैट वैल्यू कैसे चार्ज सोचेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्या है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो कैलकुलेशन करने का भी तौर तरीका आपको इस चैप्टर के अंदर समझाया जाएगा कि कैसे वैल्यूएशन क्रिएट किया जाता है, मतलब जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी सेलर है, सप्लायर है, वो वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट्स नॉट वेरी टफ, बट फिर भी कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि ये टाइम, प्लेस और वैल्यू क्यों सरकार का इतना दिमाग खराब करता है। If the value is calculated incorrectly, then the amount of GST charge is also incorrect. अगर वैल्यू गलत हो गया तो जीएसटी चार्ज भी गलत हो जाएगा। अगर वैल्यू 200 होना था, ठीक है, 200 पे अगर 18% होना था, ठीक है, तो उसका वैल्यूएशन, और अगर 100 हो गया बाई चांस तो उसका वैल्यूएशन चेंज हो गया ना सर। तो ये वैल्यूएशन क्रिएट ठीक ठाक से रखना, ये भी एक बहुत वाइटल काम होता है जीएसटी के अंदर, ठीक है। जब आप लोग जीएसटी एक्सपर्ट्स बनोगे, जीएसटी कंसल्टेंट बनोगे, आप देखिएगा कि ये सब वैल्यूएशंस वगैरह में कितना काम करना पड़ता है, ठीक है। चाहे आप किसी कंपनी के लिए काम करो, चाहे आप अपना खुद का फार्म बना के काम करो, ठीक है, बहुत जीएसटी का काम होता है सर, ठीक है। डुप्लीकेसी नहीं करना है सर, ठीक है, जेन्युइन काम करो, थोड़ा स्टैंडर्ड पैसा कमाओ, स्टैंडर्ड इज्जत की जिंदगी जियो, ठीक है। ये 1000 करोड़ का घोटाला करके 10% का कमीशन खा के क्या फायदा, जेल में जाके सड़ते सड़ते जिंदगी खत्म। हाँ, आजकल जो लोग करते हैं मेरे को समझ में नहीं आता, 2-4 पैसे के लिए अपने इज्जत भी दाव पे लगा देता है लोग। अरे भाई इज्जत में जीने का ना एक अलग ही मजा है, उसमें थोड़ा पॉकेट में पैसा थोड़ा कम रहेगा, गरीब थोड़ी ना कोई बन जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं, किस तरह से डुप्लीकेसी किया जाए, करोड़ों कमाएंगे, कहाँ लेके जाएगा इतना पैसा। हाँ, जितना पैसा जरूरी है इज्जत से कमाया जा सकता है सर, हर कोई कमा सकता है, चाहे चार्टर्ड हो, सीएस हो, सीएमए हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, इज्जत से बहुत शान का जिंदगी किया जा सकता है। लेकिन नहीं, क्या करोड़ों अरबों के पीछे भागता रहता है, गलत काम करता है, फिर जेल में जाके सड़ता है और प्रोफेशन का नाम गलत मतलब बदनाम करता है। हाँ सीरियसली, प्रोफेशन का नाम बदनाम होता है, और उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। सीए को देखने के लिए एनएफआरए बनाओ, सीएस को देखने के लिए और एक डिपार्टमेंट बनाओ, ठीक है, सीए का काम ठीक से हो रही नहीं उसके लिए और किसी डिपार्टमेंट को बनाओ। अरे भाई इतना डिपार्टमेंट का बनाने से भी तो तकलीफ बढ़ता है,
फिर वो बोलता है कि हमको शक किया जा रहा है, वो बोलता है कि हमें शक किया जा रहा है। अरे भाई चल क्या रहा है? ये सिर्फ लोगों का ये जो गलत तरीके से पैसा कमाने का जो आदत है ना, इसके कारण, मेन कारण वही है। चाहे ये गवर्नमेंट कितना भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को भी पढ़ाने के टाइम पे, ये दिस एक्ट में ये बना है, दिस दोज एक्ट में वो बना है। अरे भाई वो बना क्यों? हाँ, अब देखना जो प्रॉब्लम का जड़ है वो बस लोगों का डुप्लीकेसी का पैसा। चलो सर ज्ञान मत दो, जीएसटी पढ़ाओ। ठीक है सर, चलो मैं जीएसटी पे ध्यान देता हूँ। अच्छा, टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में थोड़ा बेसिक बात है। टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स द पॉइंट इन टाइम व्हेन गुड्स और सर्विसेज कंसिडर्ड सप्लाइड। When the seller knows the time, जब सेलर को पता होता है तो फिर वो टाइम पे टैक्स पे करेगा। CGST, SGST और IGST must be paid at the time of supply. Goods and service have a separate basis to identify their time of supply. Yes sir, goods का और सर्विस का थोड़ा सेपरेट बेसिस है सर, हल्का हल्का डिफरेंस है। ठीक है, चलो देखते हैं धीरे धीरे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे आगे डेप्थ में चलेंगे सर। ठीक है, थोड़ा बेसिक चर्चा कर रहे हैं अभी। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स इज अर्लीस्ट ऑफ, मतलब ये जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, इसमें इसका ना एक रूल बनाया गया। जैसे आप लोग इनकम टैक्स जो लोग पढ़ते हो या पढ़े हो इनकम टैक्स, ठीक है, उसमें देखना वो सैलरी वगैरह के चैप्टर करने के टाइम पे हम लोग ऐसे करते थे ना, HRA कैलकुलेशन में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से जो सबसे कम होगा उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड इज अर्लीस्ट ऑफ, इसमें से जो सबसे पहले होगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। इसमें से कौन सा? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस जानते हो ना सर, चालान, ठीक है, बिल भी बोल सकते हो। डेट ऑफ इश्यू ऑफ बिल या इनवॉइस, ठीक है, जिस दिन इनवॉइस इशू कर रहा है या फिर लास्ट डेट ऑन व्हिच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। एक डेट का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगा कि कितना दिन के अंदर आपको बिल इशू कर देना चाहिए, कितना दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट डेट ऑन व्हिच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड एंड डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस और पेमेंट, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस और पेमेंट। ठीक है, इन तीनों में से जो सबसे पहले डेट होगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। इन तीनों में से जो सबसे पहले होगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो बिजनेस लेवल में, रियल लाइफ में कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है कि गुड्स सेल होने से पहले एडवांस जमा हो गया। हाँ सर, ऐसा हो सकता है, बिफोर गुड सेल एडवांस जमा हो गया, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? या फिर पेमेंट कर दिया, गुड सेल करने से पहले, सॉरी परचेस करने से पहले पेमेंट कर दिया या एडवांस ले लिया, ऐसा कुछ भी होता है कि नहीं होता? कि मैंने अभी तक सेल पूरा नहीं किया लेकिन एडवांस जमा हो गया, ऐसा रियल में होता है कि नहीं होता? बोलो। हाँ सर। सर है तो। हाँ, एकदम सर, वही तो बोल रहे, वही तो बोल रहे सर, रूल्स भी वही बोल रहे हैं आपको। या फिर ऐसा होता है कि जिस दिन आप सेल कर रहे हो उसी दिन इनवॉइस इशू कर रहे हो, या फिर ऐसा भी होता है कि आपने गुड्स भेज दिया लेकिन इनवॉइस इशू बाद में कर रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट कौन से डेट को मानेगा? जिस दिन आपने एडवांस लिया वो डेट को मानेगा, जिस दिन आपने इनवॉइस लेट डेट में इशू किया उसको मानेगा, या फिर जो डेट ऑफ इशू ऑफ एक्चुअल इनवॉइस का डेट होना चाहिए था उसको मानेगा? तो सर गवर्नमेंट बड़ा क्लियर कट है, इनमें से जो सबसे पहले होगा उसको मान लेंगे। ये सिंपल तरीका गवर्नमेंट अपनाने के लिए बोलता है। ठीक है, बोला ना आपको स्टार्टिंग से कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्यों है, क्योंकि इतना आसान तो नहीं है ना बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अगर ऐसा होता ना भाई पैसा दो, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, पैसा फेंको तमाशा देखो, मतलब भाई पैसा फेंको तमाशा देखो का मतलब क्या है? नगद में काम करो और बिल लेके जाओ। लेकिन रियल वर्ल्ड हमेशा ऐसा नहीं होता है ना? रियल वर्ल्ड अलग अलग कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, कभी बोलते हैं एडवांस जमा करो, फिर बोलता है बाकी पार्ट पार्ट पेमेंट करो। ठीक है, तो लास्ट बिल कब पहुंचेगा? जब पूरा पेमेंट हो जाएगा उसी को फाइनल बिल मानेंगे। तो अलग अलग चर्चा चलता है रियल लाइफ में, इसीलिए गवर्नमेंट भी आपके सामने सिंपल तरीका रखा है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल है, आगे आगे और डेप्थ वाला एग्जाम्पल करना है, बट ये सिंपल कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई, जिसका वैल्यूएशन बोला जा रहा है 1 लाख के आसपास, और रुपीज 1 लाख। इनवॉइस वाज इशूड ऑन 15 जनवरी, पेमेंट वाज रिसीव्ड ऑन 31 जनवरी। इनवॉइस इशू किया 15 जनवरी को, बट पेमेंट रिसीव किया 31 जनवरी को, लेकिन गुड सप्लाई किया 20 जनवरी को। सुन रहे हैं ना सर? सुन रहे हैं ना आप लोग? मिस्टर एक्स ने वाई को 1 लाख का गुड्स बेचा, 15 जनवरी को इनवॉइस इशू किया, पेमेंट रिसीव किया 31 जनवरी को, और गुड सप्लाई किया 20 जनवरी को। ठीक है, तो कौन से डेट को मानेंगे?
टाइम ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे? क्या लग रहा इनवॉइस है? इनवॉइस, वेरी इनवॉइस गुड सर, वही सबसे पहले हुआ ना सर? हाँ सर, इन सिंपल तो इनवॉइस ही है, वेरी गुड सर। तो जीएसटी इज एप्लीकेबल टू एडवांस अंडर जीएसटी, जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल टू एडवांसेस अंडर जीएसटी, इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। ये एडवांस का क्या खेल है? जीएसटी इन एडवांस इज पेबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, ठीक है, आई विल डिस्कस लेटर, ठीक है, इसके बारे में अभी बात नहीं करें। इसका नोटिफिकेशन आया था सर, जीएसटी एक्ट ऐसे ही आया 2017 में जुलाई में, उससे उसके जस्ट बाद में नवंबर को एक नोटिफिकेशन में ये एडवांस अंडर जीएसटी के बारे में बात किया गया। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज को ना रखने के कारण एडवांस अंडर जीएसटी को थोड़ा सा स्किप करता हूँ। स्किप मतलब मैं बाद में इस पॉइंट में फिर से आना है सर, मुझे तो कहीं जाना नहीं है। तो ये एडवांस अंडर जीएसटी क्या कैलकुलेशंस होते हैं या फिर क्या कॉन्सेप्ट होता है, इस पे मुझे बात जरूर करना है। अच्छा, तो फिर हमारा ये जो चक्कर था, लेट अस एनालाइज देन अराइव द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस पर्टिकुलर केस, जिसमें डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस था 15 जनवरी, लास्ट डेट ऑन व्हिच द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। सर जिस दिन आपने गुड सप्लाई कर दिया है ना, वो आपका इनवॉइस इशू का लास्ट डेट होना चाहिए, ऑब्वियसली, बिकॉज गुड्स जिस दिन सेल हो जाता है ना, वही इनवॉइस इशू का लास्ट डेट होना चाहिए, इन सिंपल, ठीक है, क्योंकि उसी डेट को इनवॉइस इशू का लास्ट डेट मानेंगे, ठीक है। तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ऐसे तो आपके केस में 15 जनवरी है, लेकिन जिस दिन आपने गुड्स को सप्लाई किया, जिस दिन आपने गुड्स को सप्लाई किया, वो डेट क्या है? 20 जनवरी, जिस दिन आपने गुड्स एक्चुअली सप्लाई किया। तो 15 जनवरी, 20 जनवरी, thus the time of supply is 15 January. What will happen if in the same example an advance of rupees 50,000 is received by Mr. X on 1st January? ऐसे एडवांस के बारे में ज्यादा मैं बात नहीं करना चाह रहा था, पर फिर भी एग्जांपल में है तो एक बार देख ही लो, ठीक है। अगर इस पूरा खेल का, ये जो 1 लाख का पूरा खेल है, ठीक है, इसमें कितना एडवांस लिया गया है, कितना अमाउंट लिया गया था सर? टोटल एडवांस नहीं, सॉरी, टोटल वैल्यूएशन क्या था? टोटल वैल्यूएशन क्या था मिस्टर एक्स और वाई के बीच में गुड्स का? 1 लाख का। सवाल कर रहे हैं सर, अगर ये 1 लाख का जो खेल है, 1 लाख का जो प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है, द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द एडवांस ऑफ रुपीज 50,000 विल बी 1st जनवरी। मतलब पूछा जा रहा है आपको कि व्हाट विल हैपन इफ इन द सेम एग्जांपल एडवांस ऑफ 50,000 इज रिसीव्ड बाय मिस्टर एक्स ऑन 1st जनवरी। अगर 1st जनवरी को, मतलब 15 जनवरी से भी पहले, 15 जनवरी से भी पहले 1st जनवरी को मिस्टर एक्स अगर 50,000 एडवांस रिसीव करता तो क्या करते? द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर द एडवांस ऑफ रुपीज 50,000 विल बी 1st जनवरी। तो एडवांस का जो सप्लाई है ना, उसको 1st जनवरी मानेंगे, सिंस द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस इज बिफोर द इनवॉइस इज इशूड, फॉर द बैलेंस 50,000 द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 15 जनवरी। मतलब गवर्नमेंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई 2 हो जाएगा इन दिस केस, टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस 2 हो जाएगा। एडवांस के लिए एक टाइम मानेंगे, दैट इज 50,000 टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा एडवांस के लिए, और बाकी 50,000 क्योंकि जो इनवॉइस डेट पे कर रहा है वो 15 जन को है, तो गवर्नमेंट 2 टाइम यहाँ पर मेजर करेगा। और टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज टाइम के बेसिस में ही टैक्स का ड्यू डेट आएगा, ठीक है, इसलिए आपका ट्रांजैक्शन से या गुड सेल का जो टाइम है वो बहुत वाइटल है। तो जब एडवांस रिसीव करेगा पहले, तो एडवांस डेट के लिए अलग टाइम है, ठीक है, जो 50,000 में अलाउड होगा, और बाकी 50,000 इनवॉइस डेट पे अलॉट करेगा। समझ में कुछ आ रहा है सर? इन सिंपल समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज बताओ। कोई डाउट? यस सर। सभी को पूछ रहा हूँ सर, बोलो, समझ में आ रहा है ना? टाइम क्यों कंफ्यूजिंग है थोड़ा बहुत, बट इतना भी कुछ नहीं, मैं आपको बोला था कॉन्सेप्ट इजी है, बट वो डेट का चक्कर है, तो कभी 15, कभी 1, ठीक है, कभी एडवांस दिया कि नहीं दिया, कभी इनवॉइस डेट पे इशू किया कि नहीं किया, कभी सप्लाई डेट पे किया कि नहीं किया, बस इसी का चक्कर है पूरा चैप्टर, ठीक है। सिमिलरली टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का केस, इसमें भी अर्लीस्ट ऑफ डेट माना जाता है, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस एंड डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड। अगर प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर, प्रेस्क्राइब पीरियड क्या होता है मैं आपको आगे सेक्शन वाइज बात करूंगा, ठीक है। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड, अगर ये दिया नहीं है, ठीक है, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस लिया जाएगा। तो इसमें से जो भी पहले होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस और पेमेंट एंड डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। एग्जांपल देखते हैं थोड़ा और क्लैरिटी हो जाए। मिस्टर ए प्रोवाइड सर्विस कितने का सर?
कितने का सर्विस दिया देखो तो 20,000 या 20,000 का मिस्टर ए ने सर्विस दिया किसको, मिस्टर बी को। कब दिया, 1 जैन को। इनवॉइस वाज इशूड ऑन 20 जनवरी। अच्छा, सर्विस दिया 1 जनवरी को, इनवॉइस दिया 20 जनवरी को, एंड द पेमेंट फॉर द सेम वाज रिसीव्ड ऑन 1 फरवरी। पेमेंट रिसीव किया 1 फरवरी को। इन द प्रेजेंट केस we need to first check if the invoice was issued within the prescribed time। क्या ये invoice जो 20 जनवरी को invoice इशू किया, क्या वो टाइम पीरियड के अंदर किया? the prescribed time is 30 days normally, ठीक है, 30 days from the date of supply। जिस दिन आपका सर्विस सप्लाई हो रहा है उसके 30 दिन के अंदर कर लेना चाहिए। तो फिर 30 दिन क्या है, 1 जनवरी के 30 दिन 31 जनवरी। 1 जनवरी अगर आप सप्लाई दे रहे हो तो 30 दिन क्या है, 31 जनवरी, है ना। Invoice was issued on 20th January, तो it's okay, no problem, ठीक है। This means that invoice was issued within the prescribed time limit, ठीक है। तो अगर prescribed time limit के अंदर किया है तो ये डेट पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। The time of supply will be the earliest of, तो क्या हो जाएगा फिर, date of issue of invoice that is 20th January and date of payment that is 1st February। तो अपने सर्विस दिया था 1 जनवरी को तो उसको टाइम नहीं मानेगा, ठीक है, टाइम मानेगा डेट ऑफ इनवॉइस को या फिर डेट ऑफ पेमेंट को, ठीक है, जिस दिन उन्हें पेमेंट मिला आपको, ठीक है। तो 20 जनवरी और 1 फेब कौन पहले हुआ सर, 20 जनवरी, तो 20 जनवरी को टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस में माना जाएगा। समझ में आ रहा है सर? हेलो, हाँ सर। ओके, बस ऐसे ही बातें हैं ये, बस तो मैं अभी बेसिक लेवल में कुछ बातें कर दिया। अभी मैं आपको मतलब डिटेल्स प्रोविजन सेक्शंस नहीं बताया, इसके अंदर बहुत सारा चीजें पढ़ना है आपको, लेकिन डिटेल्स प्रोविजन सेक्शंस के अंदर जाने से पहले बस आपको मैं एक आइडिया जनरेट कर रहा हूँ कि ये टाइम, प्लेस एंड वैल्यू आपके लिए क्यों वाइटल है और इसमें आपको एक्चुअली क्या जानना है। तो उसी का एक ओवरव्यू क्लास ही सोच सकते हो आप कि ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए ना तो आपको अंदर का हर एक सेक्शंस का मतलब समझ में आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, सर ये रिवर्स चार्ज क्या है, आपको मैं पहले ही बोला सर रिवर्स चार्ज, ठीक है। रिवर्स चार्ज में स्टार्टिंग ऑफ द क्लासेस में ही आपको मैं बताया। ऐसे तो रिवर्स चार्ज का पूरा डिटेल्स डिस्कशन सर मैं चार्ज ऑफ जीएसटी बोल के जो चैप्टर है उसके अंदर करता हूँ, बट इतना तो आपको मैं अभी बताया कुछ देर पहले कि जब रिसिपेंट पे टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, रिसिपेंट पे टू गवर्नमेंट डायरेक्टली, ठीक है, मतलब सप्लायर के हाथ से नहीं आता, डायरेक्टली रिसिपेंट पे करता है, जो जनरल वे नहीं है। जनरल वे यही है कि रिसिपेंट ऑफ सर्विस या गुड्स सप्लायर को देगा और सप्लायर गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा, दैट इज द जनरल वे या नॉर्मल वे। जब ऐसा नहीं होता, रेसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट के घर में जमा करते हैं, उसको रिवर्स चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो रिवर्स चार्ज के केस में क्या बताते हैं, थोड़ा देखते हैं चलो। In case of reverse charge, the time of supply of service receiver is earliest of the date of payment and 30 days from the date of issue of invoice for goods and 60 days for service। goods हो तो 30 दिन का टाइम माना जाता है इसके केस में, रिसिपेंट के केस में, मतलब आरसीएम के केस में, और अगर सर्विस है तो 60 दिन माना जाता है। with effect from 15/11/2007, date of payment is not applicable, date of payment not applicable for goods and applies only to service। मतलब ये जो डेट ऑफ पेमेंट है ये गुड्स के केस में एप्लीकेबल नहीं करते हैं, ओनली सर्विस के केस में करते हैं। इसका एक नोटिफिकेशन आया था, इसके बारे में चर्चा में फर्दर डिस्कशंस में करूंगा आपके साथ। लेकिन एक एग्जांपल देखते हैं अभी। मिसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अंडरटुक सर्विस ऑफ ए डायरेक्टर, ठीक है, एक डायरेक्टर का सर्विस लिया, डायरेक्टर कंपनी को सर्विस दिया, ऐसे करते हैं सर, ठीक है। डायरेक्टर आते, कोई भी डायरेक्टर का पोस्ट संभालने के लिए आते हैं, ठीक है, ये कंपनी लॉ के अंदर पढ़ाया जाता है सर कि डायरेक्टर कितना तरह का हो सकता है, किस तरह से डायरेक्टर से सर्विस लिया जाता है। कंपनीज एक्ट उसके बारे में काफी डिटेल्स में बात करते हैं, डीन डायरेक्टर बोल के सीएस के केस में, सीए के केस में, सीएमए के केस में भी पूरा डिटेल्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे ज्यादा। मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड अंडरटुक सर्विस ऑफ ए डायरेक्टर मिस्टर एक्स, जिसका वैल्यूएशन है 50,000 ऑन 15th जनवरी। इनवॉइस वाज रेज्ड ऑन 1st फरवरी, इनवॉइस वाज रेज्ड ऑन 1st फरवरी। मेसर्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मेड द पेमेंट ऑन 1st में। सर एक्चुअली ये आरसीएम है सर, क्यों? जब आप डायरेक्टर से सर्विस लेते हो, सप्लायर कौन है सर्विस का? हु इज द सप्लायर सर, सर्विस का सप्लायर कौन है, डायरेक्टर या कंपनी? डायरेक्टर। डायरेक्टर,
तो क्या गवर्नमेंट डायरेक्टर से जीएसटी कलेक्ट करने जाएगा? क्या लग रहा है आपको? डायरेक्टर से जीएसटी कलेक्ट करेगा कि आपने कंपनी को सप्लाई दिया सर्विस, आपको जीएसटी देना है? आई होप यू अंडरस्टैंड इट इजीली कि क्यों इस केस में आरसीएम लग गया। तो ऐसे आरसीएम का, जैसे मैं आपको कुछ देर पहले फॉरेन ट्रांजैक्शंस का बात कर रहा था, अगर आप फॉरेनर से सर्विस ले रहे हो तो फॉरेनर को जैसे नहीं ले सकते, वैसे ही डायरेक्टर के केस में भी ये भी आरसीएम का केस है। ऐसे आरसीएम का ना पूरा ढेर सारा लिस्ट होता है, पूरा लंबा एक लिस्ट होता है कि किस किस केस में गवर्नमेंट आरसीएम को ढूंढते हैं। ठीक है, कोई अनरजिस्टर्ड है, मतलब आप कोई अनरजिस्टर्ड के साथ बिजनेस कर रहे हो, मतलब जो जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसमैन नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या गवर्नमेंट अनरजिस्टर्ड को ढूंढने जाएगा? तो गवर्नमेंट बोलेगा भाई अगर आप रिसिपेंट होना, रजिस्टर्ड होना, आप गवर्नमेंट के घर में जमा करो, मैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर को, मतलब रिसिपेंट को ढूंढने नहीं जाऊंगा, सॉरी अनरजिस्टर्ड सप्लायर को ढूंढने नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे और भी एग्जांपल्स है आरसीएम का। अभी कुछ बातें मैं इस पॉइंट में भी ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, जो मैं चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर के अंदर डिटेल्स में आपके साथ करता हूं। ठीक है, तो मेसर्स ABC Private Limited undertook service of a director Mr. X worth rupees 50,000 on 15th of January. Invoice was raised on 1st Feb. Invoice कब raise किया? 1st Feb को। Messrs ABC Limited payment किया 1st May को। The time of supply in this case, date of payment 1st May है। ठीक है, 60 days from the date of invoice, 60 days from the date of invoice, मतलब invoice से 60 दिन क्या होता है? Invoice तो इशू किया सर फरवरी को, तो फरवरी से 60 दिन मतलब 1st फरवरी से 1st मार्च, 1st मार्च से 1st अप्रैल। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, 2nd अप्रैल। ठीक है, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब फरवरी अगर 1st है तो 1st फेब से ऑलमोस्ट अगर ये 29 डेज का भी है, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर क्या लिया गया है वो छोड़ो, 1st फेब से 29 मतलब 29 डेज, उधर आपका मार्च का 31 डेज, तो 31 और 29 कितना हो जाता है? 60 ना, मतलब 1st अप्रैल को, तो 60 दिन मतलब एग्जैक्टली 2nd अप्रैल हो जाएगा आपका 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तो दैट इज वाई 2nd अप्रैल। बाकी मैं आगे कैलकुलेशंस आपको और क्लैरिटी से बताऊंगा, अभी बस एग्जांपल को समझो। ठीक है, तो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तो 2nd अप्रैल। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ देर पहले ही बताया कि ये इसका क्या 60 डेज का क्या खेल है, ये यहाँ पर था, ये देखो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर गुड्स, गुड्स के केस में 30 दिन माना जाता है, सर्विस के केस में 60 दिन माना जाता है। ठीक है, ये रहा, तो ये तो डायरेक्टर का सर्विसेज है, तो 60 दिन कैलकुलेशन किया गया डेट ऑफ इनवॉइस से, तो डेट ऑफ इनवॉइस था 1st फेब का, और ये डायरेक्टर का सर्विस था, इनवॉइस इशू किया गया 1st फेब को, इनवॉइस इशू किया गया और उसके बाद से 60 दिन, तो 2nd अप्रैल। और तो फिर इसके बीच में सबसे पहले क्या हुआ? ठीक है, इसके बीच में पहले कौन हुआ, मतलब डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, पहले कौन है, 1st में कि 2nd अप्रैल? कौन पहले आया सर? अप्रैल। अप्रैल, समझ में आया ना सर? तो डेट ऑफ पेमेंट एंड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस फॉर गुड्स और 60 डेज फॉर सर्विसेज, तो ये खेल यहाँ पर खेला गया है। ठीक है, ये आरसीएम का केस है सर। ठीक है, आरसीएम का सर्विस का केस है, अगर यही गुड्स होता तो 30 दिन माना जाता। ठीक है, आरसीएम में अगर ये गुड्स के अंदर बात होता तो 30 डेज का कैलकुलेशन होता। ये 2nd अप्रैल का जो कैलकुलेशन हुआ है ना, ये अगर गुड्स के केस में होता तो ये 30 डेज का हिसाब लगाते, 60 डेज नहीं। ठीक है, 30 डेज का हिसाब लगाते, तो जो अर्ली होता उसको लेते। तो इस केस में 2nd अप्रैल पहले हुआ है, तो गवर्नमेंट 2nd अप्रैल को ही टाइम ऑफ सप्लाई मानेगा, 2nd अप्रैल को टाइम ऑफ सप्लाई मानेगा। बोलो, क्लियर हो रहा है? सबके दिमाग में घुस रहा है हाँ सर। कि क्यों समय बलवान? ठीक है, क्यों समय बलवान, समझ रहे हैं ना सर? इसीलिए समय बलवान। ठीक है, जगत में समय बड़ा बलवान, जीएसटी में भी समय बड़ा बलवान। ठीक है, समय के बारे में जीएसटी बड़ा दिमाग लगाते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में कुछ बातें एक बार देख लेते हैं सर, बेसिक लेवल में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टर्म प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, कहाँ सप्लाई हो रहा है, फॉर डिटरमाइनिंग द राइट टैक्स टू बी चार्ज्ड, ताकि ठीक ठाक टैक्स लगा पाए। ठीक है, तो एक एग्जांपल, जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल है सर, महाराष्ट्र, अगर लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर, जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो महाराष्ट्र में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र में है, तो अगर महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र क्या बोलेंगे सर इसको?
महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र क्या बोलेंगे, इंट्रास्टेट की इंटरस्टेट, बताओ प्लीज। इंट्रास्टेट। स्टेट। विद इन स्टेट मतलब इंट्रास्टेट, ठीक है। इट्स लाइक जैसे मानो मुंबई टू पूना, ठीक है, या फिर मुंबई टू नागपुर, ठीक है। जैसे नागपुर देश के बीच में है बट महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसका लोकेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सर, एकदम देश के बीचों बीच, ठीक है। ओके, अगर आप कलकत्ता से मुंबई जाना चाहते हो, महाराष्ट्र एंटर कर लोगे एक दिन में, और नागपुर से महाराष्ट्र से ही महाराष्ट्र पहुंचने में आपको और एक दिन लग जाता है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ लग जाता है, ठीक है। ये जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई गया था ना, मैं सोचा था महाराष्ट्र पहुंच गए अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नॉलेज नहीं था ना सर तब कि महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, ठीक है। वैसे महाराष्ट्र इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है सर, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट साइज में। सबसे बड़ा कौन, साइज में सबसे बड़ा कौन? यूपी। यूपी। नहीं सर, सर बोले। राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान साइज में, साइज में। राजस्थान। ये है राजस्थान का एरिया। आप लोग पॉपुलेशन पे चले गए, यही प्रॉब्लम कर दिए सर। ये राजस्थान है, ये यूपी है, और ये महाराष्ट्र है। समझे? कौन बड़ा? राजस्थान बड़ा ना? अरे क्या दिख रहा है, राजस्थान बड़ा दिख रहा है ना? हाँ। राजस्थान बड़ा है। महाराष्ट्र और यूपी में थोड़ा टाई हो जाएगा, बट फिर भी मुझे महाराष्ट्र ही ज्यादा बड़ा दिख रहा है, मतलब यूपी से। पॉपुलेशन वाइज यूपी सबसे बड़ा है 22-23 करोड़ पॉपुलेशन, मतलब पाकिस्तान में जितना लोग रहते हैं यूपी में उतना लोग रहते हैं। इसका भी जनसंख्या 22 करोड़, इसका भी जनसंख्या 22 करोड़। मतलब अगर आप यूपी के सीएम को पाकिस्तान भेज दोगे ना, पाकिस्तान को सही कर देगा। मतलब जो यूपी चलाना जानता है, अगर किसी को इंडिया में यूपी का सीएम बना दो ना, तो समझ में आता है कि भाई कैसा सीएम है। मतलब यूपी को टैकल करना सबसे क्रिटिकल माना जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो ऐसा ही बात है। ऐसे पाकिस्तान का हालत तो सुने होंगे आप लोग, ठीक है। कल लोन लिया है सर, हाँ 1 बिलियन का लोन लिया है। बाप रे बाप, पाकिस्तान का हालत बहुत खराब है सर। 8% ब्याज में लोन लिया, 8% इंटरेस्ट में रोज लोन ले रहे हैं। कभी दुबई से, इस बार लिया है इस्लामिक बॉन्ड से, एक इस्लामिक बॉन्ड बोल के इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में कॉन्सेप्ट है, वहां से लोन लिया है। बहुत खतरनाक हालत है इसका। किसी भी मूवमेंट में ना 10-20 साल में ये कंट्री कहाँ जाएगा मेरे को डाउट है। मतलब या तो चाइना हड़प लेगा इसको, ठीक है, अगर ज्यादा चाइना के साथ करेगा, और अगर वहाँ का पॉपुलेशन चाइना के पास तो जाना नहीं चाहता, क्या होगा भगवान जाने। इतना लोन लेके कंट्री चलाना मतलब भयंकर हालत हो जाएगा। चाइना नहीं है नहीं। चाइना लेगा तो इंडिया के लिए खतरा है। ठीक है चलो आगे देखो। আমেরিকার বিজনেস বেড়ে যাবে। अच्छा देखो, মানে আমাদের জন্য থ্রেড ওটা আরো বড়। हाँ ये हम लोग के लिए खराब बात है सर, क्योंकि है तो हमारा हिस्सा, ठीक है। मतलब बात ऐसा हो गया ना, भाई है आपका लेकिन किसी और का भाई बन गया, मतलब ये किसी और के अंडर पे आ गया। ऐसे तो पाकिस्तान हमारा बिछड़ा हुआ भाई है, गुस्सा करके चिल्ला हल्ला के उल्टा सीधा करके हमसे अलग हो गया, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर जब आपके भाई किसी और के साथ टाई अप करे, कैसा लगता है आपको? तो वही अगर चाइना के साथ जैसे ये टाई अप कर लिया ना, यही तो खतरा बन गया, यही खराब बात है। भारत के साथ लड़ने के लिए पाकिस्तान चाइना का हेल्प लेता है। मतलब जैसे होता है ना, कोई भाई भाई में द्वंद हो गया, फिर एक भाई जो भाई बिछड़ गया गुस्सा करके, वो किसी और के साथ, मतलब अपने ही भैया का शत्रु के साथ मिलके पीछे लग रहा है। मतलब ऐसा बात है, और क्या। नॉट गुड फॉर अस, मतलब नॉट गुड फॉर अस मतलब क्या, हमारा वार के लिए खर्चा बढ़ जाएगा और कुछ नहीं, यही प्रॉब्लम है। और वार का खर्चा बढ़ने का मतलब क्या है कि नॉर्मल जो फैसिलिटीज का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा अगर ज्यादा से हेलो। ज्यादा खर्च। हाँ बोलो। যেটা দাদা এখন ওই জাপান আর আমেরিকার মধ্যে হচ্ছে তার জন্য দেখা যাচ্ছে এফেক্ট।
जापान और अमेरिका के बीच में इतना कुछ नहीं है अभी। सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा है। এফেক্ট তো পড়েছে ইন্ডিয়ান नहीं, মার্কেটে দেখেছি। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ चल रहा है, ये यूक्रेन एंड रशिया के बीच में। अगर आप लोग इंटरनेशनल देख रहे हो, अभी रशिया यूक्रेन का कुछ एरिया है, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन अभी पता नहीं है, ठीक है। यूक्रेन का कुछ लोकेशन है जो रशिया के साथ विवादित पोजीशंस पे है। एक्चुअली ये पहले सोवियत रशिया का पार्ट था, तो उसी को लेके प्रॉब्लम चल रहा है इनके बीच में। रशिया आ गया यहाँ पर, तो अभी इंटरनेशनल सिनेरियो अभी किसी भी कंट्री को न्यूली किसी का भी जगह को लेने के लिए मना कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो हर कोई अपना इतिहास को सुधारने के लिए पागल हो जाएगा। जैसे भारत तो सबसे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश को लेगा, तिब्बत को लेगा, ठीक है, अफगानिस्तान को लेगा, मतलब ऐसा बात आ जाएगा। फिर चीन बोलेगा कि हम कहाँ जाएं, फिर लड़ाई चालू हो जाएगा। इसलिए नाटो जो है वो नहीं चाहता है कि ये सब फिर से चालू हो जाए, ठीक है। चलो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ेंगे अभी, नहीं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का चर्चा हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ सुमित, चलो जीएसटी पढ़ो। तो महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, ठीक है, इंट्रास्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी। महाराष्ट्र टू केरला इंटरस्टेट आईजीएसटी, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कहाँ से कहाँ जा रहा है उसके ऊपर बेस करके डिपेंड करता है कि कौन सा टैक्स लगाएंगे। यूजुअली इन केस ऑफ गुड्स द प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड, जहां गुड्स डिलीवर हो रहा है। सो द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज द प्लेस वेयर द ओनरशिप ऑफ गुड्स चेंजेस। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वेरी इंटरेस्टिंग जंक्चर में सर। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज द प्लेस वेयर द ओनरशिप ऑफ गुड्स चेंजेस। अगर आप जैसे मानो कि आप महाराष्ट्र में हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप महाराष्ट्र में हो, तो जो रिसीवर है वो मानो कि नागपुर में है, ठीक है। लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर नागपुर में, ठीक है। और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई मानो नागपुर में ही हो रहा है या फिर मुंबई में हो रहा है, ठीक है। तो देयर इज अ पॉइंट कि अगर आप किस पॉइंट में हो, अगर आप महाराष्ट्र के अंदर ही हो तो ओनरशिप ऑफ गुड्स कहां पर चेंज हो रहा है ये बहुत वाइटल है, ठीक है। जैसे केरला से अगर महाराष्ट्र जा रहा है, ओनरशिप ऑफ गुड्स कहां चेंज हो रहा है ये बहुत वाइटल है सर। क्यों? बिकॉज कभी कभी ऐसा भी सिचुएशंस होता है सर जब गुड्स का मूवमेंट नहीं होता। सर क्या बात करते हो, ऐसा होता है क्या? गुड्स सेल हो जाता है पर गुड्स का मूवमेंट नहीं होता? हाँ सर, ऐसा होता है क्या? गुड्स सेल होता है पर गुड्स का मूवमेंट नहीं होता, अपने जगह में होता है। मैं आपको बताता हूँ, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा बात बट समझ में आ जाएगा। What if there is no movement of goods? In this case, the place of supply is the location of goods at the time of delivery to the recipient. Say for example, in case of sales in supermarket, supermarket तो आप लोग जानते हो, it's like big बाजार या mall type का जो भी हो, the place of supply is the supermarket itself. मतलब सुपरमार्केट किसी को कोई गुड सेल कर रहा है, ठीक है, तो जो बंदा वहां पर खरीदने गया है तो वो वहीं पर है। तो ऐसे केसेस में गुड्स का जो मूवमेंट है वो तो उसी स्टेट के अंदर हुआ है ना। तो इसलिए सिंपल बात कर रहे हैं कि व्हाट इफ देयर इज नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पर लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द रिसिपेंट, मतलब जहां पर रिसिपेंट जब उस गुड्स का डिलीवरी ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उस टाइम पे उसका लोकेशन क्या है। या फिर ऐसे देखो कि प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वेयर गुड्स दैट आर असेंबल्ड एंड इंस्टॉल्ड विल बी द लोकेशन वेयर द इंस्टॉलेशन इज डन। मतलब कोई मशीन्स के केस में, कोई मशीनरी इक्विपमेंट जिसको इंस्टॉल करने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल, चलो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आपको मैं समझाता हूँ पूरा बात को। एक सप्लायर है जो लोकेटेड है कोलकाता का, ठीक है। ये सप्लायर लोकेटेड इन कोलकाता, अपना शहर कोलकाता, सप्लाइज मशीनरी टू द रिसिपेंट, अपना राजधानी दिल्ली को, ठीक है। मतलब कोलकाता का बंदा मशीनरी सप्लाई कर रहा है, किसको? रिसिपेंट जो है वो दिल्ली का है। मतलब ये किसके नाम पे जा रहे हैं मशीनरी? दिल्ली वाले के नाम पे। मशीनरी इज इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री ऑफ द रिसिपेंट इन कानपुर। लेकिन ये जो मशीनरी है ये दिल्ली वाले का दिल्ली में किसी जगह में इंस्टॉल नहीं हो रहा है, इस दिल्ली वाले का फैक्ट्री है कानपुर में, कानपुर में रिसीव कर रहा है क्या? मशीन। नाउ क्वेश्चन इज दैट प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ मशीनरी विल बी दिल्ली और कानपुर। क्वेश्चन समझ में आया सर? हाँ। आप लोगों को प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना? बंदा कोलकाता है,
दिल्ली वाले रिसिपेंट है, लेकिन दिल्ली वाले का फैक्ट्री कानपुर पे है, तो मशीनरी का सप्लाई कहाँ हो रहा है? कानपुर पे हो रहा है। तो सप्लाई ऑफ मशीनरी क्या मानेंगे? कानपुर मानेंगे कि दिल्ली मानेंगे? कानपुर मानेंगे। बात समझ में आया? ऐसे इस तरह का और भी पॉइंट्स हैं, आगे आगे चर्चा करूंगा। ये चैप्टर में इस तरह का बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, जिसको हमें समझना पड़ेगा सर, ठीक है। ओ सर बोलो, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर बोलो सर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट बन স্যার रहा है यहाँ আরেকবার বুঝিয়ে দেবেন पर? আরেকবার বুঝিয়ে দেবো। ওকে, এটাই তো জিজ্ঞাসা করছি, ডাউট থাকলে বল। কি প্রবলেম, কোন জায়গাটা প্রবলেম হয়েছে বল, মানে দিল্লি কানপুরটা বুঝতে পারলি না? হ্যাঁ স্যার দেখ, তুই কোথায় থাকিস? কলকাতায়, मतलब হ্যাঁ স্যার তুই থাকিস কল্যাণীতে, তাই তো? हाँ तो कोलकाता इज कल्याणी, ओके। तो मानो कि अपना अभिषेक जो है वो कोलकाता से है। सुमित, सुमित मेरा आवाज आ रहा है तेरे को? तो হ্যালো, हाँ, आवाज আসছে হ্যাঁ তো? বলো। ঠিক হ্যাঁ আছে, মাঝে মাঝে কেটে কেটে যাচ্ছে। ठीक है सुन। अभिषेक फ्रॉम कोलकाता एंड सुमित इज इन दिल्ली। अब अभिषेक अपना कोई मतलब मशीन का बिजनेस करता है, मशीनरी का। तो ये मशीनरी अभिषेक क्या करना चाहता है, ये जो भी मशीनरी पार्ट्स है, ठीक है, ये पार्ट्स पता नहीं है किस तरह का मशीन है, बट समझ लो मशीन है कोई। ये मशीन दिल्ली का रहने वाला सुमित को दे रहा है, लेकिन सुमित इस मशीन को कानपुर में इंस्टॉल करना चाहता है। तो ये मशीन कहाँ जाएगा? दिल्ली होके कानपुर जाएगा कि डायरेक्ट कानपुर जाएगा? ডাইরেক্ট কানপুর যাবে। डायरेक्ट कानपुर जाएगा, ठीक है। तो इस मशीन का सप्लाई दिल्ली मानेंगे कि कानपुर मानेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। কানপুর কানপুর लेकिन रेसिपेंट कहाँ का है? कानपुर का है कि दिल्ली दिल्ली का है? दिल्ली रेसिपेंट दिल्ली का है, लेकिन सप्लाई ऑफ मशीन कहाँ का है? कानपुर का, ठीक है। तो सप्लाई ऑफ मशीन कानपुर ही मानेंगे, उसी के हिसाब से बिल बनेगा, उसी के हिसाब से जीएसटी बनेगा। वो अलग बात कि दिल्ली में जाता तो भी आईजीएसटी चार्ज होता, कानपुर में आ रहा है वो भी आईजीएसटी चार्ज होगा, बट फिर भी वेरी इंपॉर्टेंट है ना सर, सप्लाई कहाँ हो रहा है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। तो ये सप्लाई कानपुर में हो रहा है, भले ही रिसिपेंट दिल्ली का क्यों ना हो। বুঝতে পারলি অভিষেক কথাটা? यस सर यही पॉइंट यहाँ पर बताया गया सर, ठीक है। बाकी হ্যালো, हाँ बोल। এটা তো ওই লাইক ওই অ্যামাজন ফ্লিপকার্টে যখন গিফট অন্য কাউকে দাও ডেলিভারি সেম প্রসেসেই তো হয় অলমোস্ট লাইক দ্যাট, এরকমই হয়, এরকম। ওরকমই হয়। বিলটা তো একই হবে, ওখানে তো জিএসটি চার্জ একই হবে। সে কোথা থেকে অর্ডার করলো না করলো এটা তো কোনো ফারাকই পড়ে না। एग्जैक्टली कि कौन कहाँ से ऑर्डर कर रहा है वो फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई कहाँ हो रहा है वो फर्क पड़ता है। यस, ठीक है, सप्लाई कहाँ हो रहा है ये इसमें फर्क पड़ता है। कि सपोज दिल्ली में कोई रहने वाला है, वो कानपुर में किसी के नाम पे ऑर्डर को रेडी किया, तो सप्लाई ऑफ सर्विस या सप्लाई ऑफ गुड्स जिस पर्टिकुलर एरिया में सर्व होगा उसी को माना जाएगा। वेरी गुड सुमित, वेरी गुड। एग्जैक्टली अमेजन फ्लिपकार्ट में हम लोग ऐसे करते हैं किसी को गिफ्ट करने के टाइम पे। आगे ऐसा और भी चर्चा होगा, ठीक है, ये तो बस शुरुआत है सर, ठीक है। मतलब आगे इतना रोलर कोस्टर क्वेश्चन आएगा, आपको अच्छा लगेगा, मतलब समझ में अगर आप फंडा समझ जाते हो ना, आप जवाब आराम से ढूंढ लोगे, बट फंडा क्लियर होना बहुत जरूरी है। Place of supply for services, generally the place of supply of service is the location of the service recipient. Place of supply of service के केस में, अब गुड्स नहीं है, सर्विस। लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट, जो रिसिपिएंट है वो कहाँ है, कहाँ का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो सर्विस रिसीव कहाँ कर रहा है। इन केस वेयर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू एन अनरजिस्टर्ड डीलर, आप किसी को सर्विस दे रहे हो जो अनरजिस्टर्ड है, मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, एंड देयर लोकेशन इज नॉट अवेलेबल, द लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर विल बी द प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। आप समझ गए सर? अब अनरजिस्टर्ड डीलर को सर्विस दे रहे हो, अनरजिस्टर्ड डीलर को ढूंढने थोड़ी ना सरकार दिमाग लगाएगा, सरकार बोलेगा भाई आप सर्विस प्रोवाइडर हो ना, आप रजिस्टर्ड हो ना, तो आप जहां पर से सर्विस दे रहे हो उसी को मैं सप्लाई ऑफ सर्विस का जगह मानूंगा। इज दिस पॉइंट क्लियर सर? अगर कोई अनरजिस्टर्ड डीलर को कोई सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है
तो गवर्नमेंट अनरजिस्टर्ड डीलर का सर्विस लोकेशन ढूंढने नहीं जाएगा, बिकॉज वो तो है ही अनरजिस्टर्ड, उसको ट्रैक कहां से करेगा गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का मानना है जो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, the location of service provider will be the place of provision of service, because in this case RCM हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना कि RCM भी बोल सकते हो या फिर আচ্ছা ऐसे দাদা, बोलो। हाँ बोलो। ধরো কোনো আনরেজিস্টার্ড ডিলার হলো, তো হুম সে যখন প্রোডাক্টটা পারচেস করবে সেটা তো আম আদমির মতনই পারচেস করবে, সেও তো হুম জিএসটি হুম দেবে, তো নর্মাল আদমি হয়ে গেল। তাহলে তো ऑब्वियसली এখানেও তো মানে বেকার মানে মানে গভর্নমেন্ট খুঁজতে যাবে কেন তাকে? সে তো নর্মাল পারচেসারই হয়ে গেল। नहीं, नॉर्मली देखे बात देखे, कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि हम लोग यहाँ पर प्लेस ऑफ सर्विस ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड के साथ जब तुम बिजनेस करोगे तो अनरजिस्टर्ड के केस में प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, तो ये जीएसटी का जो रिटर्न फाइलिंग होगा, अनरजिस्टर्ड के नाम पे तो कुछ रिटर्न फाइलिंग है नहीं, है ना? जीएसटी पोर्टल में अनरजिस्टर्ड का कोई डॉक्यूमेंट्स रहता है क्या? आप बताओ না मुझे, না है ना? না। तो क्योंकि तभी तो वो अनरजिस्टर्ड है। जैसे ये जो जीएसटी पोर्टल है, मैं आपको जीएसटी पोर्टल में लेके चलता हूँ। दिस इज द जीएसटी पोर्टल, gst.government.in। यहाँ पर आपको एज ए जीएसटी पेयर, मतलब देखो दोनों दोनों के लिए जगह है। ये देखो रजिस्टर नाउ देख रहे हैं ना सर, ये टैक्स पेयर्स के लिए है और ये प्रैक्टिशनर्स के लिए है। जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का एक अलग एग्जाम होता है सर। ठीक है, नॉर्मली जो लोग कॉमर्स ग्रेजुएट होते हैं या सीए में होते हैं या फिर लॉ वगैरह पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए ये सब जगह खाली होता है, रिटायर्ड ऑफिसर्स वगैरह के लिए ये सब जगह में काम होता है। तो जीएसटी एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर्स आप रजिस्टर्ड करके 1 साल के अंदर जीएसटी प्रैक्टिशनर्स एग्जाम क्रैक करके जो आप लोग पढ़ रहे हो यही सब, और साथ में थोड़ा स्टेट जीएसटी पढ़ना पड़ता है। मतलब जो आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ ना इंटरमीडिएट लेवल में, फाइनल लेवल में, यही चीज पढ़ना पड़ता है, थोड़ा साथ में स्टेट जीएसटी भी साथ में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जैसे लोग स्टॉक मार्केट का एग्जाम देता है ना, एनआईएसएम वगैरह, वैसा ही जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम होता है। ठीक है, तो कोई अगर जानना चाहोगे, मैं पहले भी क्लास में बताता हूँ, इसमें भी पढ़ाते पढ़ाते भी बताऊंगा, आएगा जीएसटी प्रैक्टिशनर्स कैसे बनते हैं, उसका भी नॉलेज मैं आप लोगों को इसके अंदर डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, अभी इतना डिटेल्स में नहीं चलते। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड करना पड़ता है, तो अनरजिस्टर्ड का तो कोई डिटेल्स नहीं रहेगा ना, तो इसलिए गवर्नमेंट का मानना है कि भाई जो अनरजिस्टर्ड है उसका सप्लाई वगैरह तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेगा फिर? तो मुझे बता सुमित। ठीक है, जो अनरजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिटेल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है, तो गवर्नमेंट के पास डेटा किसके नाम पे होगा? जो सर्विस যে प्रोवाइडर है उसके, হ্যাঁ, जो सर्विस যে प्रोवाइडर है उसके, हाँ হ্যাঁ उसी के। ওর नामेই থাকবে। ठीक है, क्योंकि अगर प्रोवाइडर जो है, मतलब उसका जो प्लेस है उसी को मान लेगा, मतलब ये डीम्ड है बेसिकली। नॉर्मली प्लेस ऑफ सप्लाई तो जो रिसीव कर रहा है उसी की जगह में होना चाहिए ना, प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई में जो रिसिपिएंट है वो अनरजिस्टर्ड है, तो फिर जो सर्विस प्रोवाइडर का प्लेस है उसी को मानना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है ना गवर्नमेंट के पास भी। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, कि क्यों गवर्नमेंट ऐसा बात कर रहा है? क्योंकि अनरजिस्टर्ड का डिटेल्स नहीं मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में भी उनका डेटा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो दैट इज वाई गवर्नमेंट का कहना है कि प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर को ही माना जाएगा, जो कि नॉर्मली नहीं हो रहा है, शायद नहीं हो रहा है, बिकॉज अनरजिस्टर्ड डीलर का प्लेस ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस अलग हो सकता है। ठीक है, special provisions have been made to determine the place of supply for the following services, सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आगे आगे ये सब चर्चा करना है आपसे। रेस्टोरेंट सर्विसेज, एडमिशन टू इवेंट्स लाइक कोई स्पोर्ट्स वगैरह में घुसते हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। ठीक है, ठीक है, टेलीकॉम सर्विसेज, ये सब अलग अलग चर्चा में आगे आपसे करूंगा। स्पेशल प्रोविजंस है बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। इन केस ऑफ सर्विस रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, द लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज द प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस हो रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी जहां लोकेटेड है उसी को प्लेस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस माना जाएगा। मतलब कहां सप्लाई हुआ है, जहां पर प्रॉपर्टी है उसी को सप्लाई का प्लेस माना जाएगा। ठीक है, लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कोई कोलकाता के प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो रहा है लेकिन वो प्रॉपर्टी मूव नहीं करेगा, इमूवेबल है, तो अगर कोलकाता में है तो कोलकाता को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अगर अंडमान में है तो अंडमान को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। पौंडीचेरी में है तो पौंडीचेरी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। दिस अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, आगे देखते हैं और कुछ बातें समझ में आता है कि नहीं। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। मिस्टर अनिल फ्रॉम दिल्ली
अनिल दिल्ली স্যার का है প্লেস অফ সাপ্লাইটা একটু বুঝিয়ে দেবে আবার কোনটা? যেটা লাস্ট বললে ইমুভেবল প্রপার্টি। इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी माने की जो मूव नहीं करता है ना, नॉट मूवेबल। लाइक कोई मशीन्स हो सकता है, हाँ, कोई फैक्ट्री का पार्ट्स वगैरह हो सकता है, ठीक है। लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग नॉर्मली जीएसटी परव्यू में नहीं आता, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, लैंड बिल्डिंग इसलिए मैं नहीं ले रहा। ऐसे ऐसे बिल्डिंग जो होता है ना सर, उसमें जीएसटी आता है। बेसिक्स ऑफ जीएसटी के अंदर मैं इसका एक छोटा सा चर्चा करके रखा, ठीक है। बिल्डिंग वगैरह सेल में डायरेक्टली जीएसटी ऐसे नहीं लगता, लेकिन बुकिंग बुकिंग अमाउंट पे जीएसटी लगता है, ठीक है। बट अगर नॉर्मल जो बिल्डिंग सेल के अंदर ना जीएसटी का कोई ऐसे प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये जो बिल्डिंग बुकिंग चार्जेस करते हैं ना, ठीक है, प्रीमियम भर के भाई बुक करके, उसमें जीएसटी वगैरह आ जाता है। इसका एक अलग डिस्कशन है। तो नॉट मूवेबल में आप कोई मशीनरी पार्ट समझो, ठीक है, जो गुड्स के अंदर आता है, ठीक है, इन सिंपल जो गुड्स के अंदर आता है, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी, लेकिन उस प्रॉपर्टी को आप वहां से हिला नहीं सकते। इट्स लाइक इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना, मानो कि किसी कहीं पर किसी ऑफिस में कोई बड़ा मशीन्स है, ठीक है, कोई से फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर मशीन्स है या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी तो आप मूव नहीं करोगे, वहीं पर रहेगा वो प्रॉपर्टी। तो इस तरह का जो भी प्रॉपर्टी रहेगा, उस प्रॉपर्टी का सप्लाई क्या मानेंगे, जो मूवेबल है, क्योंकि वो तो मूव नहीं करेगा। सपोज कोई मुंबई का आदमी आके उसको खरीद रहा है, बट वो प्रॉपर्टी कोलकाता में ही रहेगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, जहां प्रॉपर्टी है उसी को मानेंगे। लेकिन जिसने खरीदा वो कहाँ का है, वो मुंबई का है, लेकिन प्रॉपर्टी कोलकाता में है। प्रॉपर्टी को आप लेके नहीं जा सकते बिकॉज वो इमूवेबल है। आपको बात समझ में आ रहा है ना सर? हाँ सर, नॉर्मली प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई वाला ने खरीदा तो मुंबई हो जाना चाहिए था, लेकिन ये तो इमूवेबल है। तो जो प्रॉपर्टी इमूवेबल है, तो फिर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर वो है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, लाइक कोलकाता। अच्छा चलो देखते हैं एग्जाम्पल, देखो समझ में आ जाएगा। देखो देखो देखो, मैं बेकार में आप लोगों का दिमाग खराब खा रहा हूँ, एग्जाम्पल देखने से समझ में आ जाएगा। देखो, अनिल फ्रॉम दिल्ली प्रोवाइड्स इंटीरियर डिजाइन सर्विस टू मिस्टर अजय, मुंबई, ठीक है। अनिल फ्रॉम दिल्ली प्रोवाइड्स इंटीरियर डिजाइन सर्विस टू मिस्टर अजय, मुंबई। तो अनिल कहाँ का है, ध्यान से बताओ प्रियाक्षी। अनिल इज फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली। इंटीरियर डिजाइनिंग कहाँ दे रहे हैं, मुंबई के मुंबई। अजय को। लेकिन अजय अजय को दे रहा है ना, लेकिन अजय का प्रॉपर्टी कहाँ है, देखो प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन ऊटी, तमिलनाडु। ऊटी जानते हो सर? सर कैसे बात करते हो, ऊटी कौन नहीं जानता? साउथ इंडिया में है ऊटी। ऊटी का पूरा नाम जानते हो, एक्चुअल नाम जानते हो आप लोग? ये है ऊटी का नाम, उधा का मंडलम। ये ब्रिटिश लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाता था, उधा का मंडलम बोल नहीं पाता था, तो इसने नाम दे दिया ऊटी, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कोई इंग्लिश नेम है, नहीं सर, साउथ इंडिया में है, इंग्लिश नेम क्यों होगा, संस्कृत तमिल ऐसा ही नाम होगा ना। उधा का मंडलम ये है इसका एक्चुअल नेम, वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है। आप लोगों को पता था क्या किसी को कि ऊटी का रियल नेम क्या है? नो सर। ठीक है, अभी से किसी को अगर बोलना ना हिल स्टेशन जाना है, तो बोलना उधा का मंडलम जा रहे हैं, ऊटी मत बोलिएगा। हाँ, ये ब्रिटिश लोगों को ना प्रोनाउंस करना नहीं आता था। आप लोगों ने सुना ना, वो ट्रम्प आया था 2018 या 19 में, ठीक है, और विवेकानंद का प्रोनाउंस नहीं कर पाया था, देखा आप लोगों ने वीडियो? हाँ वो तो, ठीक है, वो विवेकानंद प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था। हाँ बोल। विवेका मुंदन ना किरम একটা বলছিল। बोल ही नहीं पाया, फिर बोलते हैं व्हाट से, ऐसे बोला था, मुझे अभी भी याद है। तो इट्स लाइक दैट। हाँ মোদিও স্যার ইনস্ট্যান্ট ট্রোল করে দিয়েছিল, ये हमारा खास दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प। तो बेसिकली मुझे एक चीज क्या खराब लगता है जानते हो, जब हमारा लैंग्वेज कोई प्रोनाउंस नहीं कर पाते तो हम क्या बोलते हैं, अरे भाई वो इंग्लिश वाले हैं, उनको कैसे पता होगा संस्कृत या तमिल कैसे प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश को गलत प्रोनाउंस करते हैं, हमें क्या बोला जाता है, अनस्मार्ट। हाँ सर,
जब हम लोगों में से कोई गलत इंग्लिश प्रोनाउंस कर देता है, कई बार होते हैं, मेरे से तो बहुत होता है, मैं बहुत बार बहुत इंग्लिश गलत बोल देता हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट माई मदर टंग, हमें सीखना पड़ा ऑफिशियल रीजन के कारण, तो हम लोग अनस्मार्ट हो जाते हैं। लेकिन वो करे तो अरे भाई वो तो इंग्लिश वाले हैं, उनको कैसे पता होगा तमिल संस्कृत, है ये भेदभाव अच्छा नहीं लगता सर। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि उनसे नहीं हो पाएगा शायद हमारा भाषा प्रोनाउंस करना, बट कई बार अगर हमसे भी इंग्लिश बोलने में, फ्रेंच बोलने में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो फिर उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है सर। ये फीलिंग्स इंडियंस के अंदर जब आएगा ना, आप समझना इंडिया अपने पैरों में खड़ा हो गया, कॉन्फिडेंट इंडिया। और जब तक ये चामचागिरी सोच है ना भारतीय के अंदर कि इंग्लिश ना ठीक से बोल पाया, तो शायद इसका क्या हो गया, मतलब ऐसा लगता है जैसे पैरों तले जमीन खिसक गया, ऑफिस में कोई इज्जत ले लिया हो, जैसे क्या रे तुम्हारा भाषा ठीक करो यार, लैंग्वेज ठीक करो यार, हाँ गेट राइट योर प्रोनाउंस, ऐसे बोल देता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में इससे बुरा चीज कोई हो ही नहीं सकता। अब ट्रम्प को कौन डांटेगा, हाँ डोनाल्ड ट्रम्प को कौन क्या बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऊटी से याद आ गया बात, इसलिए बोल दिया। तो अपने भाषा पे, अपने संस्कृति पे प्राउड फील करना चाहिए ना सर, ठीक है, भले ही हम दूसरे की भाषा को क्यों ना सम्मान ज्यादा दे दे, बट अपनी भाषा को सर आंखों में, सर एकदम माथे पे रखना चाहिए, चाहे अपना भोजपुरी क्यों ना हो। हाँ कई बार हम लोग अपने खुद के देश का लैंग्वेज बोलने पे शर्माते हैं। हाँ हम लोग को अपने कंट्री के अंदर, मेरा पर्सनल मानना है कि जैसे इंग्लिश को सिखाया गया वर्किंग लैंग्वेज के कारण, हर एक क्लासेस में ना हर एक स्टेट का लैंग्वेज देना चाहिए था। जैसे एटलीस्ट साउथ इंडिया के लिए तमिल सिखा देता, नॉर्थ इंडिया के लिए हिंदी या पंजाबी वगैरह थोड़ा सिखा देता। इसमें क्या होता जानते हो, बिजनेस बढ़ जाता सर। कैसे, हर कोई हर किसी से कनेक्ट कर लेता, भाईचारा बढ़ता, ठीक है। ये बहुत जरूरी था एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने के लिए। सर मेरे को बना दो एजुकेशन मिनिस्टर, मैं कर देता हूँ। चलो सर छोड़ो, आप लोग बोलोगे सर दिमाग खराब हो गया आपका, नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज तो समझ में ही नहीं आता, बिकॉज वो इंडो तिब्बतन में बना हुआ है, उसका भी थोड़ा नॉलेज हो जाता। हर क्लास में थोड़ा थोड़ा करा देते हैं, एक इंग्लिश को पढ़ाते पढ़ाते जिंदगी खराब कर दिया। चाइना को देखा आप लोगों ने, हाँ अपने लैंग्वेज में क्या बना रहे अपने आप को, सीखते जाते हैं क्या इंग्लिश सीखने। वो इंग्लिश तब सीखता है कुछ लोग, जो लोग सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस के लिए दिमाग खराब करते हैं, मतलब वो लोग जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंटरनेशनल कम्युनिकेटर चाहिए ना, तब इंग्लिश में वो लोग थोड़ा मेहनत करते हैं। अदरवाइज इंग्लिश भाषा पे इतना मेहनत नहीं करता है। भाषा तो है ठीक है, कुछ लोग सीख लेगा, मेन क्या है ना ओरिजिनल चीज पे ध्यान देना चाहिए, मतलब कोई भी चीज पे जिसपे, चाइनीज हाँ बोलो। তুমি বাংলাদেশকে কেন পিছনে ফেলে দিচ্ছ, চায়নাকে মাথায় তুলে দিচ্ছ? বাংলাদেশ আমাদের পুরনো ভাই, ওদেরকে ধরো। नहीं उसको भी पकड़ा है यार, बांग्लादेश में इंग्लिश बहुत बोलता है, तो चुप रहे, हम लोग जैसा ही है वो लोग। थोड़ा मदर टंग को लेके प्राइड है उनका, ठीक है, लड़ाई लड़ा था ना इसलिए, ठीक है। वो पाकिस्तानी लोग उन लोगों को जबरदस्ती उर्दू बोलाता था, ठीक है। अब बंगाली लोग उर्दू कैसे बोलेगा, हाँ इनको पता है उनका अपना हिस्ट्री, बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं ये लोग कौन है उसको पता है, दे डोंट नो। तो ये लोग जो भाषा को लेके लड़ाई किया হ্যালো, 21, हाँ इसका मेन रीजन আজ है একটা उर्दू। আজ একটা ফেসবুকে একটা মিম দেখছিলাম, বলছে বাঙালি হিন্দুরা বাংলাদেশে থেকে যারা এসেছে, কটা গরু ফেলে এসেছে, কটা ছাগল ফেলে এসেছে মনে রেখেছে, কাদের জন্য এসেছে সেটাই ভুলে গেছে। जो भी हो दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट तूने पूछा कि वो बांग्लादेशी में सब कोई बांग्ला में बात करता है, वो उसका मदर टंग है, और उनको जबरदस्ती पाकिस्तानी लोग उर्दू बुलाता था, तभी ये लोग लड़ाई लड़ा, ठीक है, इसीलिए। लेकिन वो लोग भी हमारे जैसे ही इंग्लिश में ही, इंग्लिश को ही ज्यादा पॉपुलैरिटी देता है जैसे हम लोग करते हैं। चाइना थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं चाइना का बोला। চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজটা সব থেকে টাফ তো। ऐसा नहीं, टफ टफ इजी क्या होता है, तुमको तमिल सीखने बोलेगा तुमको तमिल टफ लगेगा, तमिलियंस को बंगाली सीखने बोलोगे तो उनके लिए भी बंगाली टफ ही होगा, ऐसा थोड़ी होता কত 12,000 না কতগুলো অ্যালফাবেটস আছে টোটাল। है। ठीक है रहने दो लेकिन भाषा अपने हैबिट का है, भाषा जो जिस भाषा में बात करता है, सोता है जागता है, उसके लिए वो भाषा है। टफ इजी का क्या है, ऐसे इंग्लिश सुना है कि सबसे इजी में से है, ये सर हम लोग कंट्री में नहीं है, मुद्दे का बात तो वही है क्या है बोल। सर। চাইনিজ ও আচ্ছা জাপানিজ, দে লাভ देयर কালচার, দে নো देयर কালচার। এখানে শুধু এ বাঙালি, ये তামিলিয়ান, ये পাঞ্জাবি, ये গুজরাটি, ये करते करते खत्म है। অ্যাকচুয়ালি এটা তো ব্রিটিশরাই আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে না,
স্যার ঢুকিয়ে কেউ দিয়ে যায় না স্যার, ওটা আগের থেকে ছিল বলে কেউ ঢুকিয়ে না কি করে দিয়ে যেতে পারে কোনোদিন না, আগের থেকে মোটেও, আগের থেকে এরকম ছিল না। আগের থেকে যদি প্রোটেস্ট করো তাহলে কেউ করতো না। ওরা ওটা যদি তো বলতো দেখ যে তোরাকেও বিকাও হোস হয়ে বলা গেছে না আমাদের, ওরা মেন বাইরের থেকে প্রবলেম। আমাদের কেন বলবে? তো ফির ব্রিটিশ তাহলে 200 বছর রাজ করলো কি করে? বিকজ স্যার তার আমরা মানে ওরা বিক্রি হয়ে গেলাম, পাওয়ারফুল ছিল, আমরা উইক ছিলাম। আমরা উইক কেউ এই জন্যই রাজত্ব হয়ে করতে গেলাম বিকজ দেবে কেন? ওইটাই তো প্রবলেম না, বিকাও हो गया ना सर, वही तो प्रॉब्लम। স্যার ওরা তো অন্য কান্ট্রিতেও অ্যাটাক করেছিল, আফ্রিকাতে করেছে, চাইনাতে করেছে, জাপানে করেছে, কই ওদেরকে তো এত বছর কন্ট্রোলই করতে রাখতে পারলো না, ওদেরকে তো মেরে ভাগিয়ে দিয়েছে ওখান থেকে। तो दैट इज आवर वीकनेस, यही तो चीज है ना सर, हम लोग अपना कल्चर लैक भूल ऑफ गए हैं। यूनिटी, हाँ बोलो सर। लैक ऑफ यूनिटी। सर लैक ऑफ यूनिटी से ब्रिटिश के कारण थोड़ी है, ब्रिटिश से पहले भी तो प्रॉब्लम हुआ है। ये जो तुम आज का भारत देख रहे हो ना, ब्रिटिश से पहले मुगल को देखो। अब इसको सोचो ना, ये चेंगिस खां और ये आपका ये लोग कहाँ से आ गया, मार के काट के पागल कर दिया भारत को। हाँ तो भारत कैसे एक रहेगा? सिर्फ ब्रिटिश आने से पहले ही हम लोग टूट के रहे हैं, ब्रिटिश आने से पहले ही हम लोगों का पूरा स्पाइनल कॉर्ड टूट गया है, हमारा जो ओरिजिनलिटी है उसको छीन लिया गया। तो कैसे ठीक रहेंगे? अब उसको ठीक करते 700-800 साल में जो गलती हुआ है उसको ठीक करने कम से कम 150-200 तो सर लगेगा। वही तो बोल रहे हैं सर, अगर यूनाइटेड रहता तो ना कोई मुगल घुस पाता, ना कोई राज कर पाता, और ना यहाँ पे कोई वो मंदिर मस्जिद वाला कोई कॉन्सेप्ट रहता। प्रॉब्लम वही वो हो गया ना डे सर, वन से ही वीक है। एक्चुअली हम लोग वीक नहीं थे, जानते हो ना। आप थोड़ा हिस्ट्री जानो, सर इंडिया एक्चुअली प्रॉब्लम है ना। इंडिया कुछ ज्यादा ही डाइवर्स है, दूसरा कंट्री इतना नहीं है। डाइवर्स ये तो सब सर एक्चुअली डाइवर्स का अलग रीजन है, बट मेन रीजन ये है जो एक्चुअली हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। मेन रीजन है कि एक्चुअली भारत सबको ना, मतलब भारत को ना मारपीट करना अच्छा नहीं लगता था। जो आज के दुनिया का कल्चर बन गया है मारपीट करना, लोगों को मार के डरा के धमका के, या तो दूसरे के जगह में जाके बिजनेस करो, उसका जगह हड़प लो, या तो फिर किसी को रिलीजियस वे में कन्वर्ट कर लो, अपने अंदर संभालो। अलग अलग थ्योरीज चल रहा है। भारतीय के अंदर ना ओरिजिनल जो इंडियननेस है, जो ओरिजिनल भारतीयत्व है, ठीक है, जिसको लोग हिंदुत्व बोलता है, गलत बोलता है। कभी नहीं सुनोगे सर, इतना बड़ा देश है, बहुत सारा किंग रहा है, अशोका से लेके चंद्रगुप्त मौर्य से लेके, आप हिस्ट्री देखोगे तो समझ जाओगे। भारत कभी भी किसी की देश में जाके जबरदस्ती नहीं रहा है। अगर कोई कंट्री को लिया भी है ना प्यार से, मारपीट करके नहीं, किसी को धर्मांतरित का जो कॉन्सेप्ट है कभी नहीं किया। अगर आप कभी इंडोनेशिया का खबर रखोगे ना, तो इंडोनेशिया टोटली पुराना जो इंडियन कल्चर है उसी में बना हुआ है। अब ये सब बात करेंगे तो पूरा सर एक दिन क्या, मतलब 100 दिन लग जाएगा बोलते बोलते। छोड़ो सर, मैं कभी बात करूंगा अभिषेक तुमसे भी, ठीक है, कि हम लोग कभी वीक नहीं थे, ये एक्चुअली हमारा वेलकम था। हम सबको प्यार करना पसंद करते थे, और इसी चीज का लोग गलत फायदा लिया। मतलब जैसे ना कि आप किसी को प्यार करो तो वो तुम्हें छोरा भोग के मार के चला जाएगा, हम पे ही राज करेगा। यही प्रॉब्लम हो गया हमारा। हम लोग साधु संत जैसे लोग थे, ठीक है, किसी को मारपीट करना आदत नहीं था हम लोगों का। अब क्या पता कि दुनिया ऐसा क्रूरता दिखाएगा। आज दुनिया के सबसे जरूरी क्या है? मारपीट छोड़ के पीस अपनाना सबसे जरूरी, नहीं तो फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा और क्या। बाद में पता चलेगा सर कि भारतीयत्व क्या है, ये इंडियननेस क्या है ना, ये समझ में आएगा, दुनिया को समझ में आएगा। और इसीलिए आज भारत दुनिया में ना इतना प्यार क्यों मिल रहा है जानते हो? इंडियन कल्चर इतना फेमस क्यों हो रहा है? बिकॉज दैट ओनली इंडियन कल्चर ही ऐसा है जो पीस सिखाते हैं। बाकी लोग तो सिर्फ मारपीट ही करते रहते हैं। आप देख लो एक बार हिस्ट्री खोल के, आपको सिर्फ यही एक देश मिलेगा जहां से गौतम बुद्धा जैसा, जैनिज्म का अलग अलग, सब शांति का बानी लगाने के लिए गौतम बुद्धा यहीं से लेके चाइना और जापान को जाके सिखाया, इंडोनेशिया में जाके सिखाया। अलग बात है सर। अच्छा ठीक है, जीएसटी पे आ जाओ। ये सब बात ना जब भी होता है ना, मेरा दिमाग कहाँ से कहाँ चला जाता है। এইসব ডেইলি বলবে আমরাও মঙ্ক হয়ে যাব नहीं কিছুদিন। बात मॉन्क का है नहीं सर, इट्स नॉट अबाउट मॉन्क। तुम क्या चाहते हो? आज अगर भारत का इकोनॉमी को डेवलप करना है, सबसे पहले क्या चाहिए? लड़ाई बंद करो, बॉर्डर वगैरह को थोड़ा सा सिंपल रखो, हर एक कंट्री अच्छा रहेगा, पाकिस्तान भी सुधर जाएगा, चाइना भी ওইসব सुधर তুমি जाएगा, हम भी सुधर जाएंगे। এইসব ইউনাইটেড নেশনে গিয়ে বলবে না, আগে তোমার পেছনে কাটারি নিয়ে দৌড়াবে আমেরিকা, বলে আমার কোনো আর্মস বিক্রি হবে না। जीएसटी
जीएसटी से जितना कलेक्ट होता है आधा से ज्यादा पैसा तो कंट्री का बॉर्डर को सिक्योर करते करते चला जाता है। हम लोग अब इतना मेहनत से पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट उसके पैसे से क्या करता है? गोला बारूद खरीदते हैं। क्या करेगा गोला बारूद खरीद के? हाँ, हमारे घर के बगल में अभी देखो किसी के भी, ठीक है, रास्ता ठीक नहीं है, प्रॉपर टॉयलेट सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। शहर को थोड़ा बहुत फिर भी ठीक कर दो, गांव का हालत देखो, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, स्कूलिंग नहीं है, कॉलेज में टीचर है तो पढ़ाते नहीं है, टीचर कॉलेज का बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, क्वालिटी टीचर्स नहीं है। हाँ, ये सब पैसा कहाँ जाता है? सब फालतू चीज में चला जाता है। क्या बताओ आपको, अब ये करते करते दुनिया खुद भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए ना सीखना चाहिए, ओरिजिनलिटी सीखना चाहिए, जिसमें दुनिया में सच में भाईचारा बने रहे। ये सीख कौन तो कोई तो देगा। आई होप कि भारत कभी किसी को सिखा पाए। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। ऊटी, ठीक है, जिसमें ए प्रियाक्षी बोल, हम लोग थोड़ा सा दूसरे पॉइंट में चले गए थे, तेरे को समझ में आ गया ना? यस सर। इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, उदागा मंडलम, ठीक है, ऊटी। ओके, और एक केस है, देखो, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स ऑफर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्रॉम बैंगलोर टू हम्पी। हम्पी जानते हो? ऐसे ऐसे जगह का नाम दिया है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया सर हम्पी। बहुत अच्छा टेम्पल्स है हम्पी में, ऐसे ऐसा आर्किटेक्ट है। अगर आप कभी हम्पी जाओगे ना, जरूर देख के आना। 1000 ईयर्स बैक का ये है हम्पी में, ठीक है, 1000 क्या 5000 ईयर्स बैक होगा। वेरी ओल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बैंगलोर सिटी से हार्डली 200-300 किलोमीटर दूरी में है हम्पी। कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा। ऐसा है सर हम्पी, कभी सुने हो सर आप लोग? हाँ सर, बोलो सर, कभी किसी ने सुना है, देखा है? अगर नहीं देखा तो जरूर देखने जाना कभी, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस आर्किटेक्चरल एरिया है और बहुत पुराना है सर, ठीक है। और इवन आपको रामायण के जमाने का भी प्रूफ मिलेगा यहाँ पर जाने से। ओके, डिफरेंट इशू, बट पॉइंट टू बी नोटेड सर यहाँ पर जीएसटी का केस क्या है कि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स फ्रॉम ऑफर्स पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एक जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स है, जो बैंगलोर से हम्पी में पैसेंजर्स को घुमाने लेके जाते हैं। पैसेंजर्स जीएसटी रजिस्टर्ड है क्या सर? प्लीज टेल मी, क्या ये पैसेंजर जीएसटी रजिस्टर्ड है? नो सर। नो। तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, हम्पी को कि बैंगलोर को? ऐसे तो सप्लाई हम्पी पे हो रहा है, क्योंकि पैसेंजर जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो पैसेंजर का तो कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखा नहीं जाएगा। यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स है, वो कहाँ का है? वो बैंगलोर का है। तो ऐसे केसेस में बैंगलोर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, जो कि ऐसे देखने में आ रहा है सर सप्लाई तो हम्पी में हो रहा है, पैसेंजर को लेके जा रहे हैं हम्पी में, लेकिन हम्पी को प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में नहीं माना जाएगा, बिकॉज पैसेंजर्स को जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं रहेगा। तो ऐसे केसेस में बैंगलोर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानना पड़ेगा। समझ रहे सर? हेलो, बोलो सर। हाँ सर। ओके, तो इस तरह से प्लेस का इंपॉर्टेंस ही आपको समझ में आया होगा। पहले हम लोग टाइम के बारे में बात किए, फिर हम लोग प्लेस के बारे में बात किए, और अभी हम लोग वैल्यू के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस द मनी दैट द सेलर वुड वांट टू कलेक्ट द गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड, सर्विसेज सप्लाइड, मतलब जो सेलर बेसिकली सेल करके कलेक्ट करता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस द मनी दैट द सेलर वुड वांट टू कलेक्ट द गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड, जो भी गुड्स और सर्विस अपने सप्लाई किया, बदले में आप जो कलेक्ट कर रहे हो, द अमाउंट कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द बायर इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, है ना। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, but where the parties are related and reasonable value may not be charged, है ना। अगर related party है, reasonable value charge नहीं होता। आप लोग जो लोग इनकम टैक्स भी पढ़ते हो, उनको पता है ना कि अनरीजनेबल सेल कैसे दिखाया जाता है बीपी में। हाँ सर, रिसेंट हम लोगों ने देखा, ठीक है। और ट्रांजैक्शंस में टेक प्लेस ऐसे बार्टर और एक्सचेंज। बार्टर समझते हो ना, चीजों के बदले चीजें, आजकल भी होता है एक्सचेंज। अरे आप लोगों का आजकल वो मोबाइल का ही तो हो जाता है, ठीक है। पुराना मोबाइल लाओ, नया मोबाइल लेके जाओ और थोड़ा बैलेंस एक्सचेंज कर लो, ठीक है। बार्टर और एक्सचेंज, द जीएसटी लॉ प्रेस्क्राइब्स, मतलब बार्टर एक्सचेंज के केस में भी तो वैल्यू देखना पड़ता है ना सर। अरे
मानो कि एक 70,000 का आईफोन है, तो कंपनी बोल रहा है कि आपके पास एक वन प्लस है, तो ठीक है कंपनी वन प्लस ले लेगा और 30,000 का वन प्लस लेके बाकी आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में भी देखना पड़ेगा कि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है। तो चाहे बार्टर हो चाहे एक्सचेंज हो, ठीक है, हर केस में वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जीएसटी लॉ प्रिस्क्राइब्स दैट वैल्यू ऑन व्हिच जीएसटी इज चार्ज्ड मस्ट बी इट्स ट्रांजैक्शनल वैल्यू, ठीक है। दिस इज द वैल्यू एट व्हिच अनरिलेटेड पार्टीज वुड ट्रांजैक्ट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अनरिलेटेड पार्टी, हाँ सर, इट मेक्स श्योर GST is charged and collected properly even though the full value may not have been paid। हो सकता है कि पूरा वैल्यू नहीं दिया गया है, फिर भी पूरा वैल्यूएशन मतलब पूरा पेमेंट नहीं हुआ है, पूरा पेमेंट ना हो लेकिन वैल्यूएशन पूरा होना चाहिए। शायद ऐसा हो सकता है कि टोटल 1 लाख वैल्यूएशन का सप्लाई हुआ है लेकिन 1 लाख अभी पेड नहीं हुआ, पेबल में है, या रिसीव्ड नहीं हुआ, रिसीवेबल में है, ठीक है। चाहे पेड पेबल सिचुएशंस में हो या रिसीव्ड रिसीवेबल सिचुएशंस में हो सकता है कि पेमेंट हुआ ही नहीं। अगर 1 लाख में से 50,000 ही पेमेंट हुआ है लेकिन वैल्यूएशन 1 लाख को ही माना जाएगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते नहीं मुझे अभी तक 50,000 मिला नहीं है तो मैं जीएसटी नहीं दूंगा, ऐसा बात नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो वैल्यूएशन के ऊपर बेस करके जीएसटी चार्ज होगा, इसीलिए वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैल्यूएशन रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स एक बार आपको बता दूं तो आज का क्लास एक कंप्लीशंस में आप लोगों को ठीक लगेगा। तो चलो देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। गुड्स एंड सर्विस टैक्स और जीएसटी विल बी वन टैक्स to subsum all taxes. It will bring one nation, one tax regime, being a completely new form of indirect taxation. There are many questions in the minds of the organizations. One of the most important question is what is valuation of supply under GST? What will be included in the value of taxable supply on which GST is calculated? GST आने से पहले हमारे देश में वैट हुआ करता था, ठीक है, 2017 1 जुलाई से पहले, ठीक है। तो वैट के टाइम पे क्या होता था सर, वैट के टाइम पे एक्साइज होता था, सर्विस टैक्स भी होता था। एक प्रोडक्ट पे अलग से एक्साइज चार्ज करते थे, एक्साइज चार्ज होता था ट्रांजैक्शंस वैल्यू पे या एमआरपी पे, ठीक है। वैट चार्ज करते थे सेल वैल्यू पे, सर्विस टैक्स चार्ज करते थे सर्विस रेंडर्ड के वैल्यू पे, ठीक है। ऐसे अलग अलग टैक्स के कारण अलग अलग मतलब एडमिनिस्ट्रेशंस भी होता था और टैक्स सिस्टम काफी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड था। बेसिक्स ऑफ जीएसटी के अंदर ये सब डिस्कशंस करके रखे हैं सर, डोंट वरी। आप लोग बेसिक्स ऑफ जीएसटी क्लास थॉरोली करोगे ना, आपको एक एक हिस्ट्री वहां पर बोला गया है। जीएसटी आने से पहले इन भारत का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का हाल हकीकत एकदम क्लियर कट बोला हुआ है, सो डोंट वरी फॉर दैट, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी में करेंटली जो जीएसटी सिस्टम चल रहा है इसमें ट्रांजैक्शनल वैल्यू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है इसका, ठीक है। ट्रांजैक्शनल वैल्यू का, ट्रांजैक्शंस वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन अनरिलेटेड पार्टीज, ठीक है। अनरिलेटेड मतलब रिलेशंस में ट्रांजैक्शंस नहीं होना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि रिलेशंस में डुप्लीकेसी होता है इसीलिए, ठीक है। तो प्राइस इज दी, अगर अनरिलेटेड में भी हो रहा है तो रीजनेबल प्राइस में करो भाई, रिलेटेड में करने से कोई दिक्कत नहीं है, रीजनेबल प्राइस होना जरूरी है। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, जो दाम है उसी को कंसिडरेशन माना जाएगा। द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है आगे इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स फ्लो चार्ट से दिखाऊंगा, बट फिर भी अभी थोड़ा सा बेसिक्स में ही बात कर रहे हैं ना, तो बेसिक्स में ही समझो। वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी इंक्लूड एनी टैक्सेस, एनी ड्यूटीज, एनी सेस, फीस, चार्जेस लिवाइड अंडर एनी एक्ट एक्सेप्ट जीएसटी। मतलब जीएसटी में जीएसटी इंक्लूड नहीं कर सकते आप, ठीक है। जीएसटी एक्सेप्ट जीएसटी, जीएसटी कंपेंसेशन सेस। सर ये क्या होता है सर, ये एक ना अलग चर्चा है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस। ये क्या चर्चा जानते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंपेंसेट करता है किसी किसी प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा टैक्स चढ़ा के, क्योंकि ये जीएसटी के कारण ना किसी किसी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी में प्रॉब्लम होता है, स्पेशली स्टेट लाइक तमिलनाडु। मतलब प्रॉब्लम उन लोगों को है जहां से प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में जाते हैं। तमिलनाडु जैसे स्टेट में, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में ना इंडस्ट्री बहुत है, तो ये दूसरे स्टेट से लेने के बजाय यहीं से प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में जाते हैं। और अपना जो जीएसटी है ना, ये सप्लाई बेस्ड है, ये सप्लाई बेस्ड है, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड भी बोल सकते हो, मतलब डेस्टिनेशन पे कलेक्ट किया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, तमिलनाडु जैसे स्टेट से जहां पर बहुत सारा इंडस्ट्री है, मानो कि तमिलनाडु से झारखंड में प्रोडक्ट जा रहा है, अब झारखंड के पास तो ज्यादा कुछ प्रोडक्ट है नहीं, ठीक है। तो तमिलनाडु से झारखंड प्रोडक्ट जा रहा है, तो
प्रॉब्लम ये है कि डेस्टिनेशन बेस्ड के कारण झारखंड कलेक्ट कर लेता है, तमिलनाडु को लॉस हो जाता है। ये चर्चा भी मैं बेसिक में थोड़ा सा किया, फिर बाद में आरटीसी के टाइम पे बताऊंगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट के टाइम पे और डिटेल्स में बताऊंगा आप लोगों को। तो क्योंकि कुछ बड़े बड़े स्टेट्स को ना प्रॉब्लम है सर, इसके कारण गवर्नमेंट उनको क्या करते हैं ना, कंपेंसेशन सेस प्रोवाइड करते हैं। और ये कंपेंसेशन सेस कहाँ से प्रोवाइड करते हैं? ये जो पेट्रोल डीजल पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा के रखा है ना सर, इसके यहाँ से, ठीक है। ये पेट्रोल डीजल का जो टैक्स लगा के हम लोगों को लगता है पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, अरे क्या करेगा, बिना दाम बढ़ाएगा तो पेट्रोल डीजल टरबाइन फ्यूल पे, इसका पूरा लिस्ट है, मैं आपको दूंगा सर। जीएसटी कंपेंसेशन सेस, उसका एक पूरा रेट चार्ट है। एक्स्ट्रा टैक्स की पेमेंट करते हैं किसी सीन प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट, सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह, ये सब चीजों पे, ठीक है, तंबाकू वगैरह, ये क्या बोलते हैं गुटखा वगैरह, ये सब में एक्स्ट्रा टैक्स लगा के 60% 70% का भी रेट है। आई विल डिस्कस सर इन डिटेल्स, नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, आप लोगों को नॉलेज में भी बड़ा काम आएगा। तो ये कंपेंसेशन सेस सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं वो स्टेट को जिनको जीएसटी आने के कारण लॉस हुआ है। डाउट क्वेश्चन ছিল बोलो सर बोलो। তো স্টেটের কি প্রত্যেকটা স্টেটের কি আলাদা নিজের রেট লাগায় জিএসটির জন্য নাকি नहीं, তেলের দাম অনেক জায়গাতেই ডিফারেন্ট আছে? पेट्रोल का पेट्रोल में भैट लगता है, पेट्रोल डीजल पे আমরা भैट কিছু लगता কিছু है। জায়গায় 105 টাকা করে, কিছু কিছু জায়গায় 100 টাকা করে, দিল্লিতে সবথেকে यस, কম। पेट्रोल এটা डीजल पे কেন হয়? सर उसमें भैट लगता है, उसमें जीएसटी अभी भी आया नहीं सर। पेट्रोल डीजल जीएसटी परव्यू के अंदर है, मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे किसी भी मूवमेंट में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर ला सकता है, बट गवर्नमेंट इसको चाह के भी, मतलब गवर्नमेंट वांट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली वांट, बट गवर्नमेंट कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये पेट्रोल डीजल में स्टेट का 2-3 रीजन है। एक, स्टेट राजी नहीं है, इसके ऊपर ना मेरा एक पूरा क्लास है, मैंने जब ये रिसेंटली एक স্টেটের ইনকামের ভাগ চলে যাবে। स्टेट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, पेट्रोल डीजल जैसे प्रोडक्ट में एक जो टैक्स लगा के जो भैट लगता है ना, चलो मैं आपको एक यहीं से दिखाता हूँ, पेट्रोल प्राइस ब्रेकडाउन, एक सेकेंड, दिस इज सॉरी, लुक एट हियर। किसी भी पेट्रोल प्राइस पे, पेट्रोल पे कैसे दाम रेडी होता है, देखो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को इमेज? इसके ऊपर पूरा एक जीएसटी डिस्कशन है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा क्लास, मुझे एक बार याद दिलाना, पिन करना कि सर पेट्रोल वाला जीएसटी क्लास शेयर कीजिए। मैं स्पेशल क्लास लिया था सर, जो सब्जेक्ट मतलब सिलेबस वाइज भी था और मतलब स्पेशल मार्केट वाइज भी था सर। ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एक डेटा है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब एक लीटर, ये 2020 के दिसंबर का टाइम का बात है, जब पेट्रोल का दाम 70 छोड़ के 80 की तरफ बढ़ रहा था, जब 1 लीटर पेट्रोल क्रूड ऑयल लाया जाता है ना सर, उसका दाम पड़ता है ऑलमोस्ट 26.34, ऑलमोस्ट ऐसा 26 से 30 के आसपास। डोमेस्टिक फ्रेट लग जाता है 37 पैसा। सेंट्रल गवर्नमेंट में इसके एक्साइज लगाते हैं, उसका दाम पड़ जाता है 32 एक्साइज, हाँ, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकम है। पेट्रोल पंप डीलर वगैरह जो है ना, वो 3 टका 65 पैसा पर लीटर पे कमीशन लगाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इसमें 30% वैट लगाते हैं कम से कम, अब डिपेंड करते हैं, कोई स्टेट 30 की जगह 35 भी लगाते हैं, ठीक है, 40% तक नॉर्मली एक रेट एरिया है, किसी किसी का 25% भी है, डिपेंड करता है कौन सा स्टेट क्या लगाता है। तो वैट लग जाता है इस पे ऑलमोस्ट, स्टेट वैट लग जाता है 30%, जिसका अमाउंट ऑलमोस्ट 19 रुपीज। तब जाके ये अगर आप 82 रुपीज जब था, अभी 100 है, जब भी देखो आप 82 रुपीज के अंदर सेंट्रल का 32, इसका 20, मतलब 52 रुपीज तो सर स्टेट टैक्स का ही है, ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स का है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये एक्साइज चार्ज नहीं करेगा तो सेंट्रल का प्रॉब्लम क्या है, वो कॉम्पेंसेशन सेस नहीं दे पाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट नीड मनी। स्टेट जो स्टेट का जीएसटी लॉस रहता है ना सर, स्टेट जिसका जीएसटी लॉस होता है, ठीक है, ड्यू टू जीएसटी लॉ के कारण, बिकॉज अभी इंडिया का सब स्टेट सिमिलर नहीं है। इंडिया के हार्डली कुछ स्टेट बहुत अच्छा है और कुछ स्टेट का, मैक्सिमम स्टेट का हालत बहुत खराब है, ठीक है, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे स्टेट गुड कंडीशंस, ठीक है, बंगाल ओके, ठीक है, बट झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश थोड़ा बहुत ठीक, थोड़ा बहुत काफी खराब, बहुत बड़ा स्टेट है। मध्य प्रदेश वेरी बैड कंडीशन। नॉर्थ ईस्टर्न का तो अलग प्रॉब्लम है ही सर, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कश्मीर का क्या बताऊं मैं आपको, जितना कम बताइए उतना अच्छा, मतलब देश आजाद होके इसीलिए हिस्ट्री आ जाता है।
47 में देश को इंडिपेंडेंस मिला, इतना साल में कश्मीर इशू सॉल्व नहीं कर पाए हम लोग, बिकॉज अभी भी हमारे देश में ऐसा प्राइम मिनिस्टर आई थिंक अभी आया होगा जिसने कम से कम मुद्दों पे बात तो कर रहा है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है सर, प्रूव है, मतलब देख सकते हो आप। मतलब इतना प्रॉब्लम को संभालने के लिए गवर्नमेंट नीड लॉट्स ऑफ मनी, तो गवर्नमेंट कहां से लाएगा पैसा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। अब स्टेट गवर्नमेंट भी सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है, क्योंकि स्टेट अपना रेवेन्यू लॉस नहीं करना चाहता। आप समझ रहे हो ना सर कि क्यों गवर्नमेंट, ये कोई बोलेगा नहीं पाकिस्तान में तो 60 टका करके लीटर चल रहा है, अरे भाई पाकिस्तान को देखो $1 बिलियन का यूनाइटेड इस्लामिक बॉन्ड इशू किया है, कल का खबर है। उससे पहले 1 मंथ पहले अरब से 3 बिलियन लिया था, उसमें से 2 बिलियन खर्चा कर दिया, अभी भी 1 बिलियन लोन बाकी है, खर्चा कर दिया, अभी भी इंटरेस्ट रिपे नहीं किया। मतलब और इस बार जो लोन लिया है ना पाकिस्तान में पेट्रोल 60 रुपीज लीटर है सर, आप चाहो तो जा सकते हो पाकिस्तान में जाके पेट्रोल खरीद के गाड़ी चला सकते हो, लेकिन पाकिस्तान का जो $1 बिलियन का लोन लिया है ना इस बार इस्लामिक बॉन्ड के थ्रू से, ठीक है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट और इस्लामिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होता है, वहां से लिया है, बिकॉज ये एक इस्लामिक स्टेट है, अपने आप को बोलता ही है कि हम इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, मतलब इसका नाम ही ऐसा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो इसलिए इनको थोड़ा सा ये सब सुविधा मिल जाता है। अब इसके कारण क्या हो रहा है, ये लोन तो ले लिया पाकिस्तान से, पाकिस्तान 1 बिलियन का लोन रेज कर रहा है, 8% का ब्याज से कर रहा है, और यहाँ का पॉपुलेशन का हालत क्या बताऊं आपको, बलूचिस्तान का तो हालत इतना खराब है, एक तरफ बलूचिस्तान, मतलब इसीलिए ना कंपेयर नहीं करना चाहिए लोगों को, ठीक है, कि पाकिस्तान का देखो, अभी आपको नहीं पता पाकिस्तान का इकोनॉमी का हालत क्या है। ठीक है, इंडिया में प्रॉब्लम होने से इंडिया का जो भी लोग है चिल्लाएगा, बट इंडिया का प्रॉब्लम पाकिस्तान का प्रॉब्लम इज नॉट द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। ये लोग टैक्स नहीं लगाता तो इनका लोग बहुत खुश रहते हैं, बिकॉज पीपल रियली डोंट नो कि ये $1 बिलियन का लोन का क्या करेगा, पाकिस्तान का आम जनता को पता ही नहीं है, बट भारत का लोगों को तो थोड़ा बहुत पता है ना, तो लेकिन गवर्नमेंट इसको ना स्टेबिलिटी रखना चाहता है, ठीक है, तो ये कुछ रीजंस होते हैं। और इंटरनेशनली अगर दाम बढ़ जाए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, तो गवर्नमेंट के पास काफी सारा प्रॉब्लम है, ठीक है, और स्टेट भी तो छोड़ेगा नहीं ना। ममता दीदी तेल का दाम बढ़ने से चिल्लाने के लिए खड़ा हो जाते हैं, नॉट जस्ट ममता दीदी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर, हाँ, जैसे इस बार भी हम लोगों ने देखा वोट का प्रचार करने के लिए सिलेंडर और पेट्रोल का लिए लेके रास्ते पे निकल गए। अरे भाई किसी को बताया कि हम कितना स्टेट टैक्स लेते हैं? सेंट्रल लेता है वो तो सबको दिखता है, सबको पता है कि सेंट्रल ही लेता है, स्टेट भी तो लेता है, लेकिन ये बात तो पब्लिक को पता ही नहीं है। एलपीजी सेंट्रल ने बढ़ा दिया, ठीक है, पेट्रोल सेंट्रल ने बढ़ा दिया, अरे भाई सेंट्रल क्या करता है, सारा का सारा पैसा दिल्ली खाता है क्या? हाँ, तो वेरी ट्रिकी सेंसर, ठीक है। अब दाम बढ़ेगा तो हम सब लोगों को प्रॉब्लम तो होगा ही, बट क्यों दाम बढ़ता है, क्या प्रॉब्लम है, ये भी समझने लायक है। भविष्य কিছু বুঝতে পারলেই ব্যাপারটা। বোঝা গেছে স্যার, সবটাই বোঝা গেছে। देयर आर लॉट्स ऑफ इशू सर, ठीक है, इसके ऊपर पूरे एक स्पेशल मैंने बताया था, उस क्लास को आपको शेयर कर लूंगा, आप मुझे याद तो दिलाना, अपने हिस्से का खाते हैं, बोलता कोई नहीं है। ठीक है। अरे लेकिन एक्चुअली देखो कोई बोलेगा नहीं, पॉलिटिकल कैंपेन में कोई नहीं बोलेगा, बट पब्लिक को तो थोड़ा जागना चाहिए। कितना मूर्ख है, ग्रेजुएट करके बैठे हैं, मास्टर्स डिग्री है, पीएचडी करके रखा है, दे ऑल्सो डोंट नो कि कैसे कंट्री चलता है, टैक्स सिस्टम क्या है, नहीं पता। देखा सेंट्रल ने गैस का दाम बढ़ा दिया, अरे भाई सेंट्रल अकेला गैस का दाम बढ़ाता है क्या? गैस के दाम में स्टेट का हक नहीं होता क्या? क्या बोलूं आपको। तो ये वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का एक क्वेश्चन मैं आपको सोचा तब से कराऊंगा। ये देखो सर, ये जीएसटी जब था ना तब इस तरह से वैल्यूएशन करते थे। से फॉर एग्जांपल किसी एक प्रोडक्ट का एमआरपी है 5,500, ठीक है, एबीसी या मैन्युफैक्चरर सेलिंग टूल्स एंड हार्डवेयर लाइक ड्रिल्स, पॉलिशर्स, स्पेड्स एटसेट्रा, इट सेल्स पावर ड्रिल टू XYZ होलसेलर, एमआरपी 5,500 का, एबीसी सेल्स किया इसको 3,000 में, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमआरपी 5,500 है और लेकिन सेल कर रहे हैं 3,000 पे, वो अंदर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उससे कम दाम में भी बेचा जा सकता है, नो प्रॉब्लम इज देयर। तो पावर ड्रिल का वैल्यूएशन किससे करोगे, एमआरपी से करोगे कि सेल वैल्यू पे करोगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे करोगे? बोलो ना सर, जल्दी बोलो, एमआरपी पे करना चाहिए कि ट्रांजैक्शन वैल्यू पे करना चाहिए? सर ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन वैल्यू पे करना चाहिए,
5,500 में क्यों करें, मैंने जिस दाम पे बेचा ही नहीं तो उस दाम पे मैं क्यों जीएसटी पे करूं। तो पावर ड्रिल 3,000 का। एक्साइज जब था, मतलब एक्साइज वैट का जब जमाना था 2017 से पहले, तो 12.5% का एक्साइज हुआ करता था, फिर उसके ऊपर 14.5% का वैट लगता था, फिर जाके 3,865 का वैल्यूएशन होता था। ठीक है, ये दोनों पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के घर में एक्साइज के नाम पे और वैट के नाम पे जमा होता था। ठीक है, ये प्री जीएसटी सिनेरियो है। लेकिन जब जीएसटी आया, सिनेरियो थोड़ा बदल गया। ठीक है, थोड़ा सा बदला, लेकिन थोड़ा बदल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वैल्यूएशन कैसे होता है, देखो 5,500 का एमआरपी तो अभी भी नहीं लगेगा, ऑब्वियसली वैल्यूएशन 3,000 ही होगा। लेकिन इस बार जीएसटी लगेगा। अगर 18% का रेट है और अगर स्टेट के अंदर ही हो रहा है तो सीजीएसटी 9% का और एसजीएसटी 9% का। पावर ड्रिल अगर 3,000 का है तो सीजीएसटी लग जाएगा 9% 270 करके, एसजीएसटी लग जाएगा 9% 270 करके, टोटल हो जाएगा 3,540 का। और ये जो अलग अलग टैक्स लग रहा था, इसके कारण दाम भी बढ़ रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बढ़ रहा था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बढ़ रहा था, बिकॉज दोनों डिपार्टमेंट अलग है। वैट डिपार्टमेंट को चलाते हैं एक अलग लोग, एक्साइज डिपार्टमेंट को अलग। ठीक है, तो वो तो अलग है, ऊपर से रेट का भी चक्कर अलग है, दोनों पेमेंट करने का कॉन्सेप्ट भी अलग है। लेकिन इस बार क्या हो गया, सब सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स। और एक चीज देखा आपने, कम हो गया 3,865, ये हो गया 3,540। तो अल्टीमेटली दाम कमा है सर। ठीक है, तो ये जीएसटी सिस्टम सर रिवोल्यूशन है सर इंडियन टैक्स सिस्टम पे। ठीक है, लेकिन क्या है ना, लोगों को क्या प्रॉब्लम हो गया जानते हो, लोगों को प्रॉब्लम ये हो गया वैट सिस्टम पे रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बहुत खराब था, ज्यादा से ज्यादा लोग वैट के अंदर था नहीं। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म ऐसा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग देख रहा है और करप्शन बहुत था, तो कौन रजिस्टर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम था वैट के जमाने में, जो कच्चा चलान होता था, कच्चा चलान मतलब अनरजिस्टर्ड चलान। ठीक है, मतलब बिना वैट का सामान मार्केट में बहुत चलता था, तो प्रोडक्ट का प्राइस सस्ता पड़ जाता था, बिकॉज हमें वैट देने का जरूरत नहीं पड़ता था बहुत केसेस में। लेकिन जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट छोड़ेगा नहीं। ठीक है, रेट कम हुआ है, लेकिन मार्केट में बिना जीएसटी का प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट, वैट का जीएसटी मतलब बिना वैट का जैसे प्रोडक्ट मिलता था, वो प्रॉब्लम को गवर्नमेंट हटा दिया। इसीलिए मैं आपको बोला ना, ये आर्टिकल है, आई विल शेयर विथ यू। ठीक है, या फिर क्लास में डिस्कस कर लूंगा आप लोगों से कि किस तरह से गवर्नमेंट क्रूसेड कर रहा है कि भाई सबको सिस्टम पे लाने का। ठीक है, ताकि बिना टैक्स का सामान मार्केट में सेल ना हो। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट के घर में जमा पड़े। समझ में आ रहा है सर वैल्यूएशन? बोलो, बहुत सारा चीज एक साथ बता दिया आप लोग, पागल नहीं हो गए आप लोग। बोझा गया चीज भाई, बोलो सर। सर लीवा एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स वो हो गया वो चैप्टर? सर क्या चीज बोला जियाउल? कलेक्शन ऑफ टैक्स? लीवाई नहीं एंड कलेक्शन नहीं ऑफ नहीं टैक्स। नहीं नहीं, वो नहीं हुआ अभी। देख जो भी हुआ है, डोंट वरी जियाउल। जियाउल प्रियक्षु को बस इतना बोलूंगा, जैसे जो भी चैप्टर मेरे अभी रिसेंट ट्रेंड में फ्लो में करा दिया, वो फिर से मैं लाइव कराऊंगा। और अभी आप लोगों में रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, आप लोग घर में करते हुए आना, और क्लास में जैसे चल रहा है उसके साथ चलना, फिर जब मैं लाइव कराऊंगा उसमें फिर से कर देना। ठीक है, जियाउल क्या ठीक क्या है किया, सर। देख बेसिक किया, चार्ज ऑफ जीएसटी, एग्जेम्पशंस और सप्लाई। ठीक है, ये 3-4 टॉपिक में मैंने डिस्कशन इससे पहले इस फ्लो में करके रखा, तो वो क्लासेस में तुम लोगों के लिए शेयर कर लूंगा। ठीक है, और सबसे पहले तो बेसिक करूंगा, बेसिक कर लो जिन लोगों का बेसिक नहीं हो पाया अभी तक, बेसिक कर लो, बेसिक के बाद चार्ज और सप्लाई कर लो, एग्जेम्पशंस बाद में करने से भी होगा, और फिर क्लास का जो करेंटली चल रहा है इसके साथ एट पार हो जाओ। ठीक है, सर उसके साथ कोई पीडीएफ भी दिए थे क्या? हाँ हाँ, मैं नोट्स भी शेयर करूंगा ऑब्वियसली। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, चलो बाय। फिर आज नेक्स्ट दिन डेप्थ में बात होगा, इसी चैप्टर में डेप्थ में बात होगा। হ্যালো, ठीक है, हाँ बोल सुमित। বলছি দাদা আজকে আমি একটু লেট জয়েন করেছি।